सो ऑलमोस्ट 742 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं अपने साथ में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का हमारा ब्लॉकचेन का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग नोड कैसे सेटअप करेंगे, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, कैसे यहाँ से आगे चलने वाली है, क्योंकि हम लोग BSC स्कैन को यूज करते थे बिनांस स्मार्ट चेन को। और आज के बाद हम लोग अनंता, मतलब आज के बाद इनफैक्ट जो जिस दिन से लाइव होगा अपना वो और लिस्ट हो जाएगा, वहां से हम लोग अपनी अनंता ब्लॉकचेन है जो अनंत है, जिसका एक मीनिंग है अलग से पूरी दुनिया में। समझ सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। उस भाषा का एक शब्द है अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता है, लिमिटलेस है और एंडलेस है, मतलब अंतहीन है। उसका एक नाम रख करके और जो विजन है मिस्टर मिंट का उसके साथ अलाइन किया गया है पूरे अनंता के उसको ब्लॉकचेन के नाम देने के लिए। तो काफी रिसर्च, काफी मेहनत के बाद इन नाम को डिसाइड किया गया और उसको जिस तरह से लोगो है आप लोग देखेंगे, देखा हुआ है आप लोगों ने, टीजर देखा हुआ है, तो उसको वो बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मिस्टर मिंट का जो फाउंडर्स है उनका विजन क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, वो किस तरह सिस्टम को आगे लेके जाना चाहते हैं और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट को होस्ट आप लोग जो भी है अभी उनको सबको ओपन कर दीजिए। राजेश जी थोड़ा सबको ओपन कर दीजिए इंटर करने के लिए। क्या चीज ओपन करना था? सबको एडमिट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप एडमिट करते रहिएगा सबको भी, है ना। जी 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 सर। ओके। सो हम लोग अभी यहाँ से 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। 3:10 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपने आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को। तो आप सब लोग अपना नोट पैड या अपना जो भी डायरी है साथ में रखिए। एक एक चीज को बारीकी से समझिए, क्योंकि जितना जल्दी आप समझेंगे उतना फास्ट हमारा लिस्टिंग प्रोग्राम होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो बेटर है कि आप सब लोग क्वेश्चन क्या करना है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जैसा हमारी टेक टीम पूरी समझाएगी, पूरी तरीके से पूरी टीम बैठी हुई है, पूरा एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। पहले हम लोग उनको पूरा टाइम देंगे कि आप लोग जिस तरह से पूरा वो समझाना चाहते हैं, पूरा 1 टू मतलब A to Z तक वो पूरा समझा देंगे। कुछ क्वेश्चन हैं अपने, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। सो वॉइस एक बार फिर कंफर्म करिए सभी को। होस्ट मेरी वॉइस आ रही ना? मैं टेक टीम को ओवर करना चाहूंगा यहाँ से। यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं अब? यस बिल्कुल, 10 हो गया, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस वर्कशॉप का एजेंडा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस वर्कशॉप में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप कैसे अपना वैलिडेटर का नोड सेटअप कर सकते हैं, कैसे ब्लॉकचेन पे वैलिडेटर बन सकते हैं, कैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं, और कैसे आप एज अ डेलीगेटर प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, और कैसे किसी भी वैलिडेटर को चूज़ करके अपने फंड को डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम आपको इस वर्कशॉप पे बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होगा कि कैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके वैलिडेटर की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं और उसे क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप पर हम आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने नोड का सेटअप करेंगे। और फोर्थ स्टेप पे हम आपको बताएंगे कि आप एज अ डेलीगेटर प्लेटफॉर्म पे कैसे ऑनबोर्ड हो सकते हैं, कैसे आप अपना वॉलेट सेटअप कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे, और किसी भी वैलिडेटर के लिए फंड को कैसे डेलीगेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैडम। यस ओके, विजिबल है सभी को? यस यस। ओके। तो जैसा कि मैं डैशबोर्ड पे देख पा रही हूँ कि मेरे पास में दोनों ही ऑप्शन मुझे विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं एक वैलिडेटर हूँ तो मुझे इसका डैशबोर्ड दिख रहा है, अगर मैं डेलीगेटर हूँ तो मैं स्विच करके डेलीगेटर का डैशबोर्ड भी देख सकती हूँ। वैलिडेटर के डैशबोर्ड में मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शन विजिबल होंगे। अभी तक मेरे टोटल कितने डेलीगेटर्स हैं, टोटल कितना अमाउंट मेरे लिए स्टैक हो चुका है, अभी तक मैंने कितना रिवॉर्ड विड्रॉ कर लिया है, कितने रिवॉर्ड मेरे पेंडिंग है, इसके अलावा जो भी मेरी करंट रैंकिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे डैशबोर्ड पे शो होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी वैलिडेटर बनने के बाद में। तो सबसे पहले मैं ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा वैलिडेटर पैनल पर।
यहाँ पे आप वैलिडेटर ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको येस करना होगा। येस करने पे सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपको आपकी नोड का नाम डालना होगा, जो भी आप ब्लॉकचेन पे जिस भी नाम से नोड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने नाम एंटर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। ओके, तो सेकेंड स्टेप में मेरे पास में ऑप्शन आएगा कि आपको आपकी एक्सेस की जनरेट करनी होगी। मैं क्लिक करूंगी। ओके, इस एक्सेस की का यूज जब मैं नोड का सेटअप करूंगी CLI टूल पे, तब मुझे ये सेम की एंटर करनी होगी फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ये की 24 घंटे में एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर होने के बाद में आप इसे वापस से रीजनरेट भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूंगी। तो जो मेरी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मुझे मेरे डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिल चुका है। ओके, अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, इसमें सारी प्रोसेस ऑलरेडी मेंशन है कि आपको कैसे सेटअप करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे एक्सेस की को जनरेट करना है। ये सारी प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी, जो सारी प्रोसेस मैंने आपको अभी करके बताई है। इसके अलावा आपका जो नोड का कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी मशीन वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन की होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिस्ट है, टेस्टनेट और मेननेट दोनों के लिए। इसके नीचे सारा डॉक्यूमेंटेशन लिंक है, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, वो अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। बट नोड सेटअप करने से पहले आपको आपके सिस्टम पर कुछ प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल करने होंगे, जो कि मैंडेट है नोड सेटअप के लिए। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, प्रीरिक्विजिट गाइड से। और ये डॉक्यूमेंटेशन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास लिनक्स है, उबंटू है, या फिर विंडोज़ का सिस्टम है, या फिर मैक का सिस्टम है, तो आप तीनों पे ये सेम चीज़ कर सकते हैं। तो ये जो गाइड है ये आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पर। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है ये सेकंड डेवलपर आपको बताएंगे कि कैसे आपको मशीन क्रिएट करना है। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया है, नोड को रन करने के लिए आपके पास में एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन होनी चाहिए। वो कोई सर्वर भी हो सकता है या फिर वो आपकी लोकल मशीन भी हो सकती है, बस उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए। तो इस सेटअप में हम आपको डेमो पे बताएँगे कि आप कैसे AWS का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन को फ़ॉलो करते हुए आपके नोड का सेटअप करेंगे। तो मैं सेकंड डेवलपर को बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ये सारी प्रोसेस बताएँ प्रैक्टिकली। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही क्या? यस सर, आ रही है। हाँ, मैं स्टार्ट करूँगा कैसे सर्वर सेटअप करना है AWS में या कोई सी भी क्लाउड सर्विस में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस यस। ठीक है, ये है जैसे AWS का पैनल है ये। यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा, जैसे आप लोगों के पास अगर अकाउंट नहीं होगा तो ये क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ये एक पैनल खुल गया है। यहाँ पर आपको क्रिएट ए न्यू AWS अकाउंट करना है। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जिसमें आपको OTP आएगा कनेक्ट करने के लिए। अकाउंट नेम डालना है और वेरीफाई करना है। तो और उसके बाद एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा, उसमें आपको डिटेल डालना होगा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। और स्टार्टिंग में जब जब ये AWS अकाउंट बन जाएगा तो उसमें स्टार्टिंग में आपका 2 रुपये कटता है स्टार्टिंग में। और जनरली जो जैसे आप डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो उसमें वो रुपए कार्ड नहीं होना चाहिए।
तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, तो उससे ये सेटअप हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, आपको जैसे ईमेल एड्रेस सेटअप कर दिए होगे तो रूट यूज़र यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस आएगा, अब आपको ईमेल एड्रेस एड्रेस डालना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है, पासवर्ड डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, आपका ये पूरा कंसोल चल जाएगा, खुल जाएगा। अब इसमें हम लोग जो सर्वर बनाते हैं, पहले आपको एक लेआउट बता देता हूँ। ये आपका जैसे कंसोल खुल गया, यहाँ पर आप सर्च में आप सर्च कर सकते हो कौन सी सर्विस हम लोग को यूज़ करना है। जैसे EC2 हो गया, जहाँ पर हम लोग वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया EC2। फिर इधर साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, तो इधर एक रीजन होता है। आप जैसे जिस पर्टिकुलर रीजन से हो गए, जैसे ज़्यादातर मुंबई रीजन हो गया, या कोई फॉरेन का है तो यूनाइटेड स्टेट का हो गया, वो उस रीजन का सेलेक्ट करना है। रीजन क्या है, जैसे पास रीजन होगा, जो भी पास रीजन का होगा तो वो सर्वर थोड़ा फास्ट चलता है कनेक्टिविटी के लिए। तो वैसे जैसे हम लोग अभी इंडिया में, तो मुंबई रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा ये प्रोफाइल सेक्शन होता है। और जैसे आपको कोई बिलिंग विलिंग आएगा, बिलिंग का सेक्शन यहाँ पर रहता है। ये आपका एक बिलिंग पेज रहेगा। यहीं पर आपको EC2, जैसे आप सर्विस यूज़ करोगे, EC2 वर्चुअल सर्वर जो होता है, उसका आपको बिलिंग सेक्शन यहीं पे दिख जाएगा। ये आपका बिलिंग पीरियड वो रहेगा, सेक्शन रहेगा, जहाँ पर आपको बिलिंग दिख जाएगा। ये रहता है बिलिंग पीरियड, जैसे जुलाई मंथ का हो गया, जून जून मंथ का होगा, वो आएगा। और यहाँ पर आप पेमेंट करते हैं, इस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका बिलिंग सेक्शन पूरा। अब आ जाते हैं आप लोग सर्वर बनाने का, जो आप लोग वर्चुअल सर्वर बनाएंगे। तो सबसे पहले EC2 क्लिक करेंगे, या यहाँ पर सर्च कर सकते हैं EC2। ये पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा EC2 का। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप इंस्टेंस में क्लिक करें, ये एक इंस्टेंस खुल जाएगा। आपको लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना है, जो कि एक वर्चुअल सर्वर बनाएगा। इसमें आप सर्वर का नाम रखना है, जैसे मैंने रख दिया डेमो। यहाँ पर आपको उबंटू OS सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ मशीन सेलेक्ट करना है, कौन से वर्जन का हम लोग चाहिए। तो हम लोग प्रेफर 22 करेंगे।
इसमें कंफर्म कर देना है। ठीक है, ओएस हो गया उबंटू, वर्जन हो गया 22। अब आप लोगों को सेलेक्ट करना है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप क्या होता है कि जैसे आपका कोई कंप्यूटर होता है, जैसे जिसमें होता है 4 GB रैम या 2 GB रैम, तो इसी के हिसाब से हम लोग को सेलेक्ट करना है। जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 8 GB रैम के ऊपर, तो मैं अभी डेमो के लिए बनाऊंगा T3A डॉट मीडियम करेंगे। इसमें ऑप्शन आता है, एक T सीरीज फैमिली होती है, ये जनरल पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो T3 मीडियम इसमें आपको दिख जाएगा। T3 मीडियम नहीं, T3 मीडियम थोड़ा स्लो, वो स्मॉल प्रोसेस रहेगा। T3 लार्ज सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको दिख सकता है 4 CPU को रहेगा, 16 GB रैम रहेगा। अब इसमें आपको प्राइसिंग भी दिख जाएगी। जैसे लिनक्स का करना है तो 0.08986 USD पर आवर मिलेगा। अगर इसको हम लोग जैसे कन्वर्ट करेंगे 0.0986 USD टू INR, तो आपको 8 रुपये पर आवर मिलेगा। अब इसी को आप 8 इंटू, एक मंथ में होता है 720 आवर्स, तो अप्रोक्स आपको बिलिंग आएगा 5760 रुपीज़। ये मंथली बिलिंग रहेगा अप्रोक्स टाइप का। ठीक है, मैंने 4 CPU को। अब ये होता है की पेयर। की पेयर क्या होता है कि आपको सर्वर, जो वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक की लगती है। तो इसको आप की पेयर सेलेक्ट नाम कर दीजिए डेमो। इसमें RSA लिखना है, इसमें सेलेक्ट करना है डॉट पैम। ठीक है, फिर क्रिएट करेंगे। अब ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब सेव करके रखिए, क्योंकि इससे आपका सर्वर कनेक्ट होता है। क्योंकि अगर ये घूम गई या गलती से डिलीट हो गई तो आप सर्वर कनेक्ट नहीं कर सकते, फिर उसके उसके लिए फिर दूसरा कोई प्रोसेस होता है। तो इसके लिए इसको इम्पोर्टेंट रखना है। फिर यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में एक ऑप्शन होता है अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम। ये क्या होता है कि आपके सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप रूल लगाते हैं। जैसे अगर मैंने माई आईपी सेलेक्ट कर लिया, तो ये बस मेरे ही नेटवर्क में ही कनेक्ट होगा, कोई दूसरा नहीं कनेक्ट कर पाएगा। तो जनरली आप लोग हमेशा माई आईपी करना, ताकि कोई और अगर जैसे आपके किसी और के पास की फाइल चली गई, ये की फाइल चली गई, तो वो आपका सर्वर कनेक्ट कर लेगा। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमेशा माई आईपी सेलेक्ट करना। अभी मैं एनीवेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर ये हो गया स्टोरेज। जैसे आपका हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर का, जैसे 100 GB को हो गया, 1 TB हो गया, तो ये AWS में जनरली 30 GB आपको फ्री मिलता है। पर नोट सेटअप करने के लिए उसमें भी कुछ स्टोरेज का होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से कितना जीबी आपको स्टोरेज चाहिए। तो मैंने 30 GB सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सुबह से देख लेते हैं एक बार। अपने को OS सेलेक्ट करना है, नाम नाम डाल दीजिए डेमो। ठीक है, OS सेलेक्ट करना है उबंटू। फिर अपन लोग आएंगे, वर्जन सेलेक्ट करना है 22। फिर अपन लोग आएंगे, इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना है T3A डॉट एस लार्ज, या फिर जो 8 CPU कोर का होगा वो सेलेक्ट करना है। फिर अपन लोग की पेयर बनाएंगे, की पेयर सेव करके रखना है, की पेयर डॉट पैम करके होगा। फिर हम लोग अलाउ SSH ट्रैफिक, उसमें अपन लोग को माई आईपी करना है। फिर अपन लोग को स्टोरेज करना है 30 GB या उससे अधिक। उसके बाद कुछ नहीं, लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कर देना है, ये आपका सेटअप करेगा। ये आपका सेलेक्ट हो गया। अब आप वापस इंस्टेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये अब चल रहा है। अब इसमें आप, ये बॉक्स होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, सेटअप हो जाए। फिर आपको ये पब्लिक IPv4 एड्रेस होता है, इससे आपका सर्वर कनेक्ट होता है उस पैम फाइल की जो हम लोग क्रिएट किए। अब जैसे मेरे पास, अगर मेरे पास जैसे उबंटू OS है, तो उसकी कमांड अलग होती, और जैसे आपके पास विंडोज सर्वर होगा तो उसके लिए आपको ये एक पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है, इसको आपको करना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, डाउनलोड करेंगे। इसमें डाउनलोड करने के बाद आपको विंडोज़ का सेलेक्ट करना है, ये 64 बिट
ये वाला सेलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा putty.x। ये आपको दिखा देता हूँ, ये अभी खुलेगा नहीं। विंडोज़ के लिए हो जाता है, विंडोज़ के लिए जनरली ये चूज़ करते हैं आप लोग। और जैसे मेरा उबंटू ओएस है तो इसमें कमांड एक होती है। इसमें कमांड होती है उबंटू में सर्वर कनेक्ट करने के लिए, sudo ssh-i, फिर आपकी पेम फाइल जो डेमो नाम से होगी ये लिखेंगे। आपने सर्वर ओएस बनाया उबंटू तो यूज़र नेम उबंटू आएगा, फिर फिर आईपी एड्रेस आएगा। ये आपकी कमांड होती है कनेक्ट करने के लिए सर्वर को। फिर आप एंटर करेंगे, ये मेरे ओएस का पासवर्ड है, इसको क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ये आएगा आपका ओएस का वो, मतलब आपका वर्चुअल जो सर्वर है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको आपको स्टेप चलाना है, जो कि वो आपके डॉक्यूमेंट में जो मिलेगा स्टेप, ये वाली जो स्टेप आएगी इसमें आपको जो वन टू लिनक्स की स्टेप रहेगी आपको सीधे सीधे कॉपी करना है। ये कॉपी हो गया। फिर यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा पहला स्टेप। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोग दूसरे स्टेप पे आएंगे, जो कि रिक्वायर्ड टूल्स रहेगी। इसमें राइट क्लिक किया, इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट किया, ये एंटर कर दिया। इसमें एंटर दबाना है, टैप करना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है। अब आप लोग तीसरे स्टेप में आएंगे, डॉकर इंस्टॉल करने के लिए। इसमें आपको कॉपी करना है पहला कमांड, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसमें राइट क्लिक करना है, एंटर करना है, ये आपको डॉकर इंस्टॉल करेगा। ओके, टैप दबाना है, कैंसिल कर देना।
ये आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि आप जैसे डॉकर PS लिखेंगे तो इसमें आपको बोलेगा परमिशन के लिए, तो इसीलिए आपको दूसरी कमांड चलाना है ये वाली, जिससे आपको परमिशन सेट हो जाएगी। एंटर। अब आपको डॉकर PS करेंगे, आपको ये दिख जाएगा। डॉकर इमेजेस करेंगे, आपको यहाँ इमेज दिख जाएगी। तो ये हो गया इंस्टॉल डॉकर। अब अपने को इंस्टॉल करना है गो। ये गो इंस्टॉल हो गई है। अब हम लोग दूसरी कमांड चलाएंगे। ये कमांड क्या करेगी, अगर पुराना कोई गो है तो आपको डिलीट कर देगी, जैसे मेरे पास नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। फिर आपको तीसरी कमांड चलाना है। ये आ गया, कॉपी हो गया। चेक कर लेना है, ये आपका गो आ गया यहाँ पर। अब आपका ये सेटअप हो जाएगा गो वर्जन। इसका लास्ट स्टेप करना है, ये आपका गो सेटअप हो गया। तो ये आपका पूरा सब कुछ सेटअप हो गया है आपके इसमें Ubuntu OS में। ठीक है, ये सेटअप हो गया आपका। अब आपको नोड सेटअप करना होगा। आपको वैलिडेटर के लिए नोड सेटअप करना होगा। अब आ जाते हैं नोड के उसमें। ठीक है, ये आगे वैलिडेटर बनने के लिए नोड सेटअप। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ डाल देते हैं डेमो नोड। यहाँ आप डेमो, ये क्या करेगा, आपका एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर चला जाएगा। यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया डेमो नोड। अब अपने को ये वाली कमांड चलाना है, पहली कमांड राइट क्लिक पेस्ट, ये हो गई। अब इससे आप ये वाली कमांड चलाना है, इसमें अनंत .sh करके एक फाइल आ जाएगी जिसको परमिशन मिल जाएगी एग्जीक्यूटेबल वाली। अब आपको एक ये वाली कमांड चलाना है जो कि sh कमांड होगी। ये आपके इतने ये सब फाइल आ जाएंगे इसको इंस्टॉल करने के बाद। अब अपने को ये वाली कमांड चलाना है, इसमें जो नोड 1 है उसकी जगह आपका ये डेमो नोड आ जाएगा। एंटर। इसमें यस करना है। इसमें आपको पासवर्ड डालना है, कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। ये पासवर्ड एक्चुअली आपके जो नोड सेटअप हो रहा है उसमें एक वॉलेट जनरेट होता है जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास रहेगा। वो आपके वैलिडेटर का वॉलेट होगा जिसके अंदर आपका रिवॉर्ड का कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें उसी में रहेगी।
तो जैसे कि हम मेटामास्क में कोई पासवर्ड डालते हैं, ये उस तरीके का पासवर्ड होता है। तो इसको हमेशा याद रखना है हमें, और ये मिनिमम 8 डिजिट तक का पासवर्ड होना चाहिए। तो एक्चुअली आपका वैलिडेटर का जो भी वॉलेट एक्सेस होगा वो इसी पासवर्ड के थ्रू होगा। तो हमारा जो अभी यहाँ पे वैलिडेटर सेटअप की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने अनंताचन एक टूल यूज़ किया है, जिसके अंदर हम माई नोड की जगह हम डेमो नोड का एक नाम दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना कोई सा भी एक नाम दे सकते हैं, जिससे आपका जो ब्लॉकचेन के अंदर नोड सेटअप होगा उसका नाम रहेगा। आपने जो यूआई में एक नोड सेटअप के लिए नाम दिया था, वो नाम आपके डिस्प्ले में यूज़ होगा, जहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन में जहाँ पे भी डेटा शो होगा कि आपकी रैंक क्या चल रही है, क्या रैंक नहीं है, वो नाम डिस्प्ले में होगा। यहाँ पे भी आप वो भी नाम दे सकते हो, या आप चाहो तो यूनिक नाम भी दे सकते हो। ये सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर रहेगा, जिससे आपको ये पता रहे कि आपका जो फोल्डर डायरेक्टरी बनी है ब्लॉकचेन की नोड की, वो इस नाम से बनी हुई है आपके सिस्टम में। और इसमें नेटवर्क हम पास कर रहे हैं टेस्टनेट, क्योंकि अभी हम टेस्टनेट का सेटअप करने जा रहे हैं। तो जैसे हम मेननेट के लिए जाएंगे तो सेम इसी कमांड में हम देख सकते हैं कि नेटवर्क के आगे टेस्टनेट लिखा हुआ, हम मेननेट का यूज़ करेंगे, वो आपको वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स में भी शो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी वॉलेट जनरेट की स्टार्ट हुई है। इसमें ऑटो सेटअप में क्या होता है कि अगर अपन जनरली किसी चेन को सेटअप करने जाते हैं तो वहाँ पे एक एक चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ती है, लेकिन ये अनंता चेन नाम से हमने टूल बनाया है, जिसके अंदर ऑटो सेटअप होता है। मतलब इंटरनली चीज़ें होती जाएगी, आपको बस एज ए यूज़र कुछ पूछा जाएगा, उसका नंबर एंटर करना है, जैसे कि पासवर्ड पूछा है या फिर किसी चीज़ के लिए कुछ पूछा है, तो बस करते जाना है। तो काफ़ी चीज़ें यूज़र के लिए सही है। तो अब अपना वॉलेट जनरेशन हो गया है, अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आएगी क्या है। ये वापस आपके वॉलेट के जो पासवर्ड है वो पूछे जा रहे हैं, जिससे आपका वॉलेट जो जनरेट हुआ है वो एक्सेस हो पाएगा। इसमें पासवर्ड डालना है ना जो सेटअप किए थे। हाँ, और ये आपको जो एक वॉलेट दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, जिसमें एक निमोनिक भी दिख रहे होंगे, आप इसको कॉपी करके यहाँ से सेव रख सकते हैं। एक्चुअली कभी भी मान लीजिए कि आपका सिस्टम क्रैश होता है या आपका सर्वर क्रैश होता है, तो ये ही एकमात्र जरिया है कि आप अपना वैलिडेटर अकाउंट वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें आपको निमोनिक वगैरह शो हो रहे हैं आपके वॉलेट के एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे वैसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से अगर आप जब सेटअप करोगे तो एक एक लाइन को जो इन्फो में दिखाई गई है उसको आप पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी कि हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे वॉलेट के, तो हमारा जो वैलिडेटर का वॉलेट है वो जनरेट हो चुका है। हमारी जो चेन है ये एक्चुअली हमारी जो DPoS पे वर्क करती है, जैसा कि हमने बता रखा आपको। इसमें 2 टाइप के वॉलेट जनरेट होते हैं। चेन में जो इंटरनली जो फॉर्मेट चलेगा वो अनंता का रहेगा, लेकिन हम बाहर जो शो होगा वो जो इथेरियम का जो टाइप होता है 0x, जिससे हम सब वाकिफ हैं कि मेटामास्क में इथेरियम चेन, पॉलीगॉन चेन या बाइनेंस चेन पे जो वॉलेट का फॉर्मेट चलता है वो भी आपका जनरेट होगा। तो एक्चुअली है एक ही निमोनिक वॉलेट, उसमें आपके फॉर्मेट 2 होते हैं वॉलेट एड्रेस के। तो जो एज ए वैलिडेटर है, जो टेक्निकल इस ब्लॉकचेन से जुड़ेगा, उसको वॉलेट यहाँ पे 2 शो होंगे। तो ये कंफ्यूजन नहीं है, एक्चुअली है यही। बाहर एक्सप्लोरर हो गया, मेटामास्क या कोई भी वेब3 प्लेटफॉर्म जो ईवीएम को सपोर्ट करता है, जैसे इथेरियम चेन को सपोर्ट करने वाले सभी प्लेटफॉर्म पे 0x का जो एड्रेस है ये फॉर्मेट चलेगा, और उसी का अनंता का जो फॉर्मेट है वो एक्चुअली चेन के अंदर इंटरनली चलता है। तो अब आप वैलिडेटर हो, आप चेन के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ रहे हो, तो उसके लिए आपको दोनों फॉर्मेट यहाँ पे शो किए गए हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली जो आपका नोड सेटअप होगा वो उसमें कहीं ना कहीं पोर्ट वगैरह की नीड लगेगी, जिसमें आपके जो RPC वगैरह URL होता है जैसे किसी भी नोड का, वो सारी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट दिए गए हैं। अगर ये पोर्ट आपके सिस्टम में पहले से किसी और के साथ ओपन है या रनिंग में है तो यहाँ पे मना कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपको पोर्ट यहाँ खुद से डालने की नीड नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो एंटर करते जाओगे, वो प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। मान लीजिए कि कोई चाहता है कि मेरे सिस्टम पे मेरे एक ही AWS के अंदर में 2 वैलिडेटर सेटअप करना चाह रहा हूँ, जो कि हम आगे कभी भी आपको लगेगा तो समझा देंगे। तो उसमें मान लीजिए कि ये सारे पोर्ट अगर किसी एक वैलिडेटर के साथ चल रहे हैं, तो आप जब यहाँ एंटर करोगे, जब वो पोर्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो बता दिया जाएगा कि पोर्ट किसी और के साथ रनिंग में है, तो आप कोई दूसरा यूज करो। तो आप सिंपल 6 डिजिट का अगर पोर्ट है तो आप 6 डिजिट का कोई भी नंबर यूज कर सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से 4 डिजिट का पोर्ट अगर रनिंग में बताता है तो ठीक है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट कर लेगा।
फिर यहाँ पे आपका पोर्ट जनरेशन का कंप्लीट काम होता है। तो हमने जो स्टेप कंप्लीट करी, इसमें हमारा एक वैलिडेटर का वॉलेट जनरेशन हो गया है, की जनरेट हो गई है जिसमें हमारी निमोनिक की हमें मिल गई है, जो हम कंसोल में देख पा रहे हैं। इसको हम सेव रखेंगे और इसके बाद हमने हमने जो चेन के लिए जो हमारा पोर्ट ओपन होने वाला है, जिस पोर्ट पे मान लीजिए कि हमारा सर्वर का कोई भी एक आईपी होता है, उस आईपी के आगे जो भी हमारा पोर्ट नंबर होगा वो इस तरीके से चलेगा, तो वो हम पोर्ट यहाँ पे ले चुके हैं। ये सारी चीज़ हो गई है, तो हमारा जो सेटअप है वो एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है नोड का हमारी चेन के साथ। अब हम बात करते हैं इसको नोड को स्टार्ट करने की। ये सिर्फ आपके लोकल पे अभी सेट हुआ है। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे। आप यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इनको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना, ये क्या काम करता है एक्चुअली। जो कमांड हम रन कर रहे हैं इंटरनली किस चीज़ के लिए क्या क्या वर्क कर रही है, तो आपको क्लियरली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट जो हमारा नोड है उसको रन करेंगे। अब इसके लिए ध्यान ये देना है कि जो हमने ऊपर नाम दिया था माय नोड में, मान लो कि हमने डेमो नोड नाम दिया था, तो ये नाम आपको वही देना है एक्चुअली, क्योंकि आपका जो सेटअप हुआ है उसी नाम से हुआ है। अब यहाँ पे कोई और नाम देखो तो आपकी जो चेन है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी, तो वो स्टार्ट नहीं होगी। इसी तरीके से नेटवर्क में अगर आप टेस्टनेट पे ही सेटअप किए हो तो टेस्टनेट से ही चलेगा सारी कमांड आगे की। अगर आप मेननेट के साथ जा रहे हो तो सेम चीज़ आप मेननेट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये नोड आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो आपको कंसोल देख रही चीज़ें, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपको पोर्ट वगैरह भी दिख रहे सारी चीज़, इसमें क्या हो रहा है कि अभी तो आपका पूरा सिस्टम के अंदर ही चल रहा है, तो सारे पोर्ट वगैरह 0 आईपी के साथ दिखा रहा है, क्योंकि आपका खुद का सिस्टम है। अगर आप ये किसी और के साथ शेयर करते हो कि ये मेरा आरपीसी है, या आप खुद चाहते हो कि मैं अपना आरपीसी अपने मेटामास्क में यूज़ करूँ मेरा नोड का ही, उसमें कोई इशू नहीं है। पब्लिक चेन है तो किसी का भी आरपीसी हम यूज़ करेंगे तो हमें सेम ही चीज़ वॉलेट में दिखती है, जैसे हम देखते हैं कई बार। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और हम जो नोड से कनेक्ट हुए हैं वो परसिस्टेंट पीयर्स जो आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली वो होता है परसिस्टेंट पीयर्स में एक आईडी जो हम किस नोड से कनेक्ट होने वाले। तो अभी हमारा जो बूट नोड है, जो कह सकते हैं कि हम हमारी ब्लॉकचेन का फर्स्ट नोड जो सर्वर पे होस्टेड है ऑलरेडी, वो नोड की जो हमें आईडी और उसका आईपी शो हो रहा है, जिससे क्या होगा कि आपका जो नोड है वो उसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो इसमें आप एक एक चीज़ पढ़ोगे, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन है कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, कौन सा पैरामीटर हो गया क्या यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी जो नोड है वो स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। हम अगर उसके लॉग्स देखना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई केस ऐसा बन सकता है, टेक्निकली इशू आ सकता है। मान लीजिए कि आपके सर्वर में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में रह गया है या कुछ परमिशंस का इशू रह गया है, तो हम देख पाते हैं कि क्या हमारा नोड प्रॉपर्ली रन हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने कमांड दी है लॉग्स चेक करने की, कि हमारे जो नोड चल रहा है बैकग्राउंड में उसका लॉग्स क्या है, मतलब कि वो क्या आउटपुट दे रहा है, क्योंकि वो नोड अपना बैकग्राउंड में स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए हम एक बार डॉक्यूमेंट से अपनी कमांड देख सकते हैं कि उसको लॉग्स चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये कमांड है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो नोड स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या आउटपुट दे रहा है वो। तो यही सिंपल, इसमें भी नोड 1 की जगह जो हमने यूज़ करना है, हमने अभी डेमो नोड यूज़ किया, आप जो भी नाम चाहो यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अपन देख सकते हैं कि अपना नोड अपनी चेन स्टार्ट हो गई है, जो हमने लॉग्स देखा है इसमें। ये इसने क्या किया है कि जो हमारा बूट नोड था, जो मेन नोड है ब्लॉकचेन का, उससे हमने कनेक्ट किया है। तो उस जो अभी करंट में हमारा ब्लॉकचेन चल रहा है वहां तक ये सिंक स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी ब्लॉकचेन में अभी 50,000 ब्लॉक बन चुके हैं, तो आपका जो नोड है वो उसको सिंक करता जाएगा। अगर हम वापस से सेम चीज़ देखने जाएंगे लॉग्स, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो नोड सिंक हुआ है वो कितने ब्लॉक्स तक सिंक हो चुका है। क्योंकि मान लीजिए चेन तो चलती जा रही है, अब स्टार्ट काफ़ी टाइम से हो गई, कोई आज ज्वाइन कर रहा है, कोई 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद ज्वाइन करेगा, तो चेन तो नंबर 1 ब्लॉक से स्टार्ट होते जाएगी और ब्लॉक बनते जाएंगे हर 5 सेकेंड में। जैसे जैसे ब्लॉक बनता है वैसे वैसे इसमें ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। हर 5 सेकेंड में एक ब्लॉक बनता है और उसके हिसाब से रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब क्या है कि जो हमारा नोड 1 है, कहीं ना कहीं वो चेन का स्टार्ट नोड है, उसी से सब कनेक्ट है एक दूसरे से, फिर हम चेन में कनेक्ट करते जाएंगे। तो जो चेन है वो अगर मान लो 50,000 ब्लॉक पे अभी चल रही है और हमने नोड आज सेटअप किया है, तो हमारा जो नोड है वो भी 50,000 तक सिंक करेगा पहले। मतलब कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूसली स्टार्ट करेगा एक फास्ट प्रोसेस में। जैसे सिंक हो जाएगा उसके साथ वो भी उनके साथ
एक साथ चलता जाएगा कि जैसे जैसे नोड में ब्लॉक बनते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका सिंक होता जाएगा। अभी वापस से हम एक बार लॉग्स चेक करते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो सिंक हुआ है वो कहाँ तक हो गया है। हम इसमें नीचे देख पा रहे हैं कि जो हाइट दिख रही है एक्चुअली वो ब्लॉक नंबर होता है, जो हम सबसे नीचे 4th नंबर की लाइन पे देख पा रहे हैं नीचे से। हाँ, ब्लॉक हाइट हाइट जो होती है वो एक्चुअली दिख रहा है वहाँ पे 10,325। 10,325 ब्लॉक आपका सिंक हो चुका है। हमने अभी सिर्फ 2 मिनट हुआ है हमारा नोड स्टार्ट किया है, और जो हमारी टेस्टनेट चेन चल रही है उससे 10,325 वाले सिंक हमारे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे नोड में इतने ब्लॉक्स का डाटा आ चुका है। अगर हम वापस से देखते हैं लॉग्स क्या है अभी, तो अभी हमें पता चलेगा कि कितना सिंक हो गया है। अब हम देखते हैं 11,882 ब्लॉक सिंक हो चुके हैं। अगर हम करंट देखने जाएंगे कि हमारे टेस्टनेट में भी क्या ब्लॉक चल रहा है, तो वो हम अगर हमें चेक करना है तो वो हम सीधे एक्सप्लोरर पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि टेस्टनेट एक्सप्लोरर पे भी करंट ब्लॉक क्या चल रहा है। तो एक बार हम वो भी अपन ओपन कर सकते हैं, टेस्टनेट एक्सप्लोरर लिंक। टेस्टनेट डॉट अनंता स्कैन डॉट आईओ। टेस्टनेट डॉट अनंता स्कैन डॉट आईओ ये हमारी एक्सप्लोरर का यूआरएल है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ब्लॉक है अभी कहीं ना कहीं 1,43,000 के अराउंड हमारा जो टेस्टनेट का है वो ब्लॉकचेन में ब्लॉक माइन हो चुका है। वापस हम देखते हैं तो वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हर 5 सेकंड में हमारा ब्लॉक बनता जा रहा है। तो हमने जो नोड सेटअप किया है वो भी इसके साथ पहले तो स्पीड से सिंक होगा, जिससे कि जो ब्लॉकचेन में हम पीछे रह गए हैं यानी हमने लेट ज्वाइन किया है, तो अभी तक जो ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक बने हैं वो सब सिंक होकर हमारे नोड के साथ माइग्रेट होगा। कहीं ना कहीं डाटा सिंक होकर आपके पास भी आएगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है और कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि हम लेट आए हैं तो हमारा डाटा लेट स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा और पूरी सिंक होगी आपकी चेन। और जैसे ही इस ब्लॉक के पास आपका जो नोड है वो आ जाएगा, तो अब हम रेडी हो जाएंगे कि हम वैलिडेटर बन सकते हैं। अगर हम अभी देखेंगे कि हमारा जो नोड है वो कहाँ तक सिंक हो गया वापस से लॉग्स में जाके, तो हमें पता लगेगा, क्योंकि हमारी जो चेन चल रही है वो कहीं ना कहीं 1,43,000 ब्लॉक पे चली गई टेस्टनेट की, और हमारी जो सिंकिंग है वो स्पीड से होती जा रही है, अभी 16,000 पे पहुंची है। अगर अब 16,000 पे हैं तो अब हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि हमारी चेन कब पूरी सिंक हो जाए और हम वैलिडेटर बनने की प्रोसेस को आगे करें। क्योंकि अभी तक जो हमने किया है इस केस में हमने क्या किया है कि यूआई पे गए, हमने वैलिडेटर का एक अकाउंट बनाया है, वहाँ से हमने की जनरेट करी है। वो की का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम देख पा रहे हैं कि हमने यूआई में अकाउंट तो बना लिया है, की जनरेट कर ली है, AWS में हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया सर्वर का, टर्मिनल पे आ गए AWS में, और यहाँ पे हमने नोड सेटअप की कुछ कमांड चला दी है, जिससे हुआ क्या कि हमारी पब्लिक चेन जो है टेस्टनेट की उसके साथ हमारा नोड कनेक्ट हो गया है प्रॉपरली। अब नोड कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन है कि अभी हमारा जो अकाउंट हमने बनाया उससे अभी हमारा कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई। कनेक्टिविटी तब होगी जब हम वैलिडेटर को एज ए वैलिडेटर हम ज्वाइन करने वाले इस चेन में। अभी हमने सिर्फ एक नोड सेटअप किया है जो नोड चलता जाएगा। यहाँ तक की प्रोसेस भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ वो होगा कि आपको इस केस में हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपकी चेन प्रॉपरली वर्क करेगी, ब्लॉक भी माइंड सिंक होते जाएंगे, लेकिन इसमें आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन अभी वैलिडेटर ऐसे एक्टिव हुए नहीं है इस चेन में। अब वो हम तब हो पाएंगे जब हमारी पूरी चेन सिंक हो जाएगी करंट ब्लॉक के साथ जो हमारी ब्लॉकचेन में चल रहा है। लेकिन उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ रहा है। अगर हम मान लीजिए कि आगे बढ़ते हैं कि अभी अगर हम एज ए वैलिडेटर क्रिएट करने जाते हैं तो क्या होता है, उसकी कमांड हम डॉक्यूमेंट से देखते हैं, क्रिएट वैलिडेटर की, उसी में इसी में हम चलाएंगे एग्जिस्टिंग में, तो हमें एक प्रॉपर मैसेज शो होगा कि आपका जो ब्लॉक सिंक है अभी तक हुआ नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे वापस अपन वही नोड का नाम चेंज करेंगे। ये नोड 1 एज ए हमने एग्जांपल के लिए आपको शो किया है। देखो यहाँ पे अपन पूरा प्रॉपर मैसेज शो कर पा रहे हैं कि हमारी जो चेन है वो, क्योंकि हम अपना सर्वर देख रहे हैं तो हमें लोकल होस्ट नाम से दिखा रहा है, और उसका जो ब्लॉक नंबर हम देख पा रहे हैं कि 29,764 हमारा ब्लॉक है, और हमारी जो ब्लॉकचेन है, जो बूट नोड मान लीजिए कि जो ब्लॉकचेन का पहला नोड है, उससे जितने भी अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं उन सब ने जो ब्लॉक माइन कर लिया है वो 1,43,740,
और हमने जो सिंक करा है वो 20,764 तक पहुंचे हैं। अगर हम ये कमांड वापस चलाएंगे तो अभी हम देख पाएंगे और हमारी सिंकिंग बढ़ गई है, 22,000 तक आ गए हैं। हम स्पीड से सिंक कर रहे हैं, चेन हर 5 सेकंड में एक ब्लॉक बना रही है। तो ऐसा नहीं है कि चेन तो ब्लॉक बनाती जा रही है और हम सिंक अप करेंगे, हमारा सिंकिंग बहुत फास्ट होता है इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा लेना है। माइनिंग का काम या ब्लॉक प्रोड्यूस करने का काम जो एग्जिस्टिंग वैलिडेटर हैं या नोड जो चल रहे हैं वो करते जा रहे हैं एवरी 5 सेकेंड में। हम अभी सिर्फ सिंक हो रहे हैं, जब तक कि सिंक कंप्लीट नहीं हो जाता हम हमारा जो नोड है वो स्पीड से सिंक करता जाएगा। अब बात यह है कि अभी हमें तो पूरी प्रोसेस देखना है कि हम वैलिडेटर कैसे बनेंगे। हम मान लीजिए कि हम वैलिडेटर कैसे बने, कैसे हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमारा यूआई से कैसे कनेक्टिविटी होगी, ये तो अभी सिर्फ सर्वर सेटअप हुआ और नोड बना है। तो हमने क्या करा है कि ये चीज़ के लिए हमने एक यहाँ तक की प्रोसेस पहले कर ली थी दिन में, जिससे कि ये हो पाए कि हमारी जो सिंकिंग है वो जल्दी हो जाए, हमें यहाँ तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ वेट करें, लेकिन अभी आप देख पा रहे हो कि 1,43,000 तक ब्लॉक टेस्टनेट पे चल रहा है और हमारी सिंकिंग 22,000 या 23,000 हो गई होगी अभी। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एज ए वैलिडेटर जब आप बनोगे तो बिल्कुल ये चीज़ करना पड़ेगी। अगर हम इथेरियम चेन में भी जाते हैं तो अभी करंट में एटलीस्ट 1 मंथ का तो हमें वेटिंग टाइम मिलता है, क्योंकि जो इथेरियम के ब्लॉक चल रहे हैं वो काफ़ी आगे चलेंगे और अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे नोड सेटअप करना तो कहीं ना कहीं हमें इतना टाइम लगेगा। वो एस्टिमेट बताते हैं कि 30 दिन एस्टिमेट है कि आपको वेट करना पड़ेगा सिंकिंग होने में। उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे, एज ए वैलिडेटर बन पाओगे या रिवॉर्ड की अर्निंग वगैरह। तो उसके लिए हमने क्या करा कि एक नोड पहले से सेटअप कर रखा था जिससे कि हमें सिंकिंग हो पाए। अगर हम यहाँ पे अपनी सिंकिंग देखते हैं कि ये वाले जो नोड है जो रनिंग में, इसकी सिंकिंग कितनी हो गई है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस ये है कि हमने सिर्फ नोड स्विच करा है कि ये पहले से सेटअप था, इसकी सिंकिंग हो गई होगी। अभी हम इसकी देख सकते हैं कि अभी ये कहाँ तक पहुँच गया है। सेम नाम है इसमें भी, डेमो नोड, राइट। यस अच्छा, माई चेन आएगा, डेमो माई चेन 1 आएगा। राइट राइट, नोड 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 डेमो, अच्छा, सही है वो, डेमो नोड। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो हमने सेटअप किया था दिन में उसकी सिंकिंग बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे ब्लॉकचेन से। 1,43,769 वो भी है और हमारा जो नोड है ये भी उतना हो चुका है। तो अब हमने क्या करा कि अगर हम पुराने वाले में जा रहे हैं जो अभी हमने जस्ट बनाया है उस नोड में हम जा रहे हैं, तो हमें एक मैसेज आ रहा है कि पहले सिंक होने दो, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो सारी चीज। लेकिन अगर हम उसमें जाते हैं तो हमें आगे की प्रोसेस के लिए वो बोल रहा है कि आप एक्सेस की एंटर करो। अब बात करते हैं एक्सेस की। ये क्या होता है, अगर अपना सिंकिंग कंप्लीट हो गई है तो ये ही कमांड हमें आगे पहुंचा देगी, अदरवाइज ये कमांड हमें रोक देगी। ये कमांड है क्रिएट वैलिडेटर। हमने नोड सेटअप कर लिया, अब हम क्रिएट वैलिडेटर मतलब हम खुद एक वैलिडेटर क्रिएट करें, यानी खुद बन रहे हैं वैलिडेटर। तो अभी एक्सेस की पूछेगा तो ये एक्सेस की मिलेगी हमें यूआई से, जहाँ पे पहले मैम ने बताया था कि जनरेट हमें की करना है, वो की हमें यहाँ डालेंगे। तो जो हमारा नोड है या जो हम वैलिडेटर बनाने वाले हैं, जो हमारा वॉलेट जनरेट हुआ था उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारे यूआई पार्ट से। तो क्या होगा कि जो डेटा हम यहाँ पे शो करेंगे, यानी कि जो हमारा नोड है इसका जो पूरा डेटा हम यूआई में जो प्रेजेंट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कनेक्टिविटी बनेगी उसके थ्रू हो पाएगा। तो हम यहाँ पे अपने एक एक्सेस की एंटर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस है वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा कि हम वैलिडेटर कैसे बने। सिंकिंग तो डन हो गई है, तो हम यहाँ पे जो हमारी यूआई से जो की थी वो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट में की करता हूँ। टीम्स हाँ की हाँ टीम्स हाँ ग्रुप में है, आप हाँ जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कोई ना, डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए आप, उसमें है एक डॉक्यूमेंट से वो ओपन हो जाएगा क्रोम ब्राउजर पे। हाँ, टीम्स ग्रुप में, हाँ ये रही अनंता, राइट, अनंता। ओके, ये हमारी की, इसको नोटपैड पे सेव कर लेना। टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल सिस्टम में होगा ना, सब लाइन। एक्चुअली ये सिस्टम जो है हमारे डेवऑप्स का है, जहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं, और मैम ने जो प्रेजेंट किया था यूआई में, वो उनके पास लॉगिन है। तो ये की हमने अभी ले ली है उनसे। अभी हम पूरा एक बार सेटअप कर लेते हैं पूरा सर्वर का वगैरह कनेक्टिविटी। तो यहाँ का जो पार्ट है वो हम फिर हम यूआई में देखने जाएंगे कि हमारी कनेक्टिविटी हुई है तो उसके हिसाब से क्या दिखा है।
नॉर्मल सबलाइन वीएस कोड कहीं पे पेस्ट कर लो ना। ठीक है, मैं पेस्ट कर चुका हूँ, एंटर करता ओके, हूँ। अभी पेस्ट करके एंटर कीजिए। हाँ, वैलिडेटर एक्सेस की। एंटर की, पासवर्ड डालना। हाँ, आपका जो ब्लॉकचेन का जो पासवर्ड है, एक्चुअली हमने जो अभी सेटअप किया है, नॉट जस्ट अभी जो कुछ देर पहले, उसका पासवर्ड जो हमने सेट किया था, लेकिन यहाँ का हमने दिन में ही इसको बना लिया था ये नोड, तो इसकी जो हमने की रखी थी वो हमें डालना पड़ेगी। वो आपको वहीं मिल जाएगी जहाँ पे की थी। वन टू एट पासवर्ड इसका, 1 2 2 3 4 5 3 6 4 7 5 6 7 8। ठीक है। ये एक्चुअली हमारे वैलिडेटर के वॉलेट को हमने एक्सेस कर लिया है, हमारे सीड फ्रेज की जो पासवर्ड है वो हमने डाल के। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एज ए ओल्ड वैलिडेटर, यानी कि हमने पहले मिस्टरमिंट का प्रोग्राम ज्वाइन किया था और हम न्यू वैलिडेटर नहीं है इस सिस्टम के लिए, हम पहले बन चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमने पहले प्री वैलिडेटर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बीएससी से माइग्रेशन जो है वो सीधा सीधा अनंता चेन में हो जाएगा और आप यस करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं वैलिडेटर बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट जो ये यहाँ पे ये एक्चुअली कमीशन रेट वगैरह सारी चीज़ें हैं कि जो वैलिडेटर है उसके पास कितना कमीशन आएगा और डेलीगेटर जो उसके साथ जुड़ेंगे उसको कितना कमीशन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पहले से डिफाइन करी हुई है वही रहेगी। अभी टेस्टनेट पे एक अलग नंबर सेट है जस्ट हमें देखने के लिए कि क्या रिवॉर्ड बनता है, क्या सारी चीज़ें। लेकिन जैसा कि हमें बताया आपको प्री इन्फॉर्म में पहले से कि क्या इसमें रहने वाला है डेलीगेटर और वैलिडेटर के लिए जो परसेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रॉपरली शो हो जाएगी। और अगर इसको और अच्छे समझना है तो डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन रहेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो स्टेकिंग ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। एक्चुअली स्टेकिंग ट्रांजेक्शन मीन्स ये होता है कि जब हम वैलिडेटर बनने जाते हैं या हम खुद को क्रिएट एज ए क्रिएट वैलिडेटर करते हैं, तो हमें चेन में एक इनिशियली कुछ माइनर एक ट्रांजेक्शन करना पड़ता है या मिनिमम अमाउंट का एक ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, जिससे कि हम वैलिडेटर को एज ए वैलिडेटर एक्टिव ज्वाइन कर पाएँ। तो हम पहले से एज अ वर्ल्ड वैलिडेटर की बात करते हैं तो हम पहले से सिस्टम में हैं, तो वो ऑटोमेटिक इंटरनली आपका पूरा डाटा माइग्रेट हो गया है और अब यहाँ पे आप वैलिडेटर बन चुके हो। तो अगर आप वैलिडेटर बन चुके हो तो अगर हम आपका स्टेटस चेक करते हैं तो उसके लिए भी हमने डॉक्यूमेंटेशन में कमांड मेंशन कर रखी है कि अगर हम क्रिएट वैलिडेटर की कमांड्स को सक्सेसफुल रन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी इन्फो कैसे देख सकते हैं। तो वैलिडेटर की इन्फो के लिए हम एक कमांड है जो क्या क्या शो करती है वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। स्क्रॉल डाउन, हाँ, वैलिडेटर इन्फो, राइट। ये एक्चुअली आपको बता देगी कि जो आपने क्रिएट वैलिडेटर की प्रोसेस की है ये सक्सेस हो गई है या अभी इसमें कुछ इशू है या अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे भी सीधा सा है कि हमें माइंड नोड की जगह जो हम नोड का नाम फॉलो कर रहे हैं वो हमें लेके जाना है। यहाँ पे हमें हमारा जो वॉलेट पासवर्ड है 1 से 8 तक हमें अभी हमने सेट किया है। जो भी हम वॉलेट का पासवर्ड रखते हैं वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो वैलिडेटर एज हम वैलिडेटर एक्टिव हो चुके हैं। नीचे एक मैसेज हो रहा है कि वैलिडेटर इज एक्टिव एंड बाउंडेड। बाउंडेड का मीनिंग ये होता है कि अब आप रिवॉर्ड को अर्न कर रहे हो। एक्चुअली आप उस प्रोसेस में हो। अगर अनबाउंडेड आता है तो कहीं ना कहीं आप या तो आपका नोड बंद है या फिर आप जो रैंक है, जो वैलिडेटर की रैंक होनी चाहिए 100 वैलिडेटर जो रिवॉर्ड लेंगे, जो भी एक नंबर रहेगा, उस रैंक से अगर आप बाहर हो तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें शो हो जाएगी कि आप एज ए व्यक्ति हो तो आपको बाउंडेड दिखेगा। तो बाउंडेड का मीनिंग ये हो गया कि आप सीधा है कि आप वैलिडेटर एक्टिव भी हो और आपका रिवॉर्ड अर्निंग भी स्टार्ट है। यहाँ पे आप वैलिडेटर की कुछ बेसिक डिटेल भी देख पा रहे हैं जो एक जेसन फॉर्मेट में दिख रही है, लेकिन इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या है। और एज ए वैलिडेटर जब आप एक बार इसको समझ लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब हमने जो प्रोसेस किया है वो हम वापस से एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। एज ए वैलिडेटर बनने के लिए हमने सबसे पहले AWS सिस्टम पे जाके एक अकाउंट क्रिएट किया है। उसके बाद हमने AWS की अंदर एक मशीन परचेस की है जो वर्चुअल मशीन है, हमारा कोई CPU कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। AWS के अंदर वर्चुअल मशीन होती है जो हम खुद परचेस कर सकते हैं कि हमें कितने
स्टोरेज की चाहिए या हमें उसके अंदर क्या रैम रोम वगैरह सारी चीज़ होनी चाहिए, उसका प्रोसेसर क्या होना चाहिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि हमें कितने प्रोसेसर की, कितने रैम रोम की सारी चीज़ें लेना है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद AWS का पूरा सेटअप होने के बाद हम टर्मिनल पे आते हैं AWS के। टर्मिनल पे मतलब कि हमने AWS का एक पूरा सर्वर ले लिया है, एक मशीन ले ली है, उस मशीन को हमने टर्मिनल से कनेक्ट किया, क्योंकि हम हमारा जो एक्सेस है या हम जो वैलिडेटर या नोड सेटअप करने वाले हैं वो कमांड के थ्रू करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें कमांड से हम चलाने वाले हैं। तो हमारा AWS जो सर्वर है हमने उसको कमांड के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। कमांड से कनेक्ट करने के लिए जैसा कि आपको बताया था कि जो हमारे सर्वर की जो की है वो हमें सेव करके रखना है। उसके बाद हम टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे। टर्मिनल पे कनेक्ट होने के बाद हम कुछ चीज़ें पहले इंस्टॉल किए थे नोड सेटअप या वैलिडेटर सेटअप के पहले, जिसमें कि एक डोकर इंस्टॉलेशन था और एक गोलेंग का इंस्टॉलेशन था। ये क्यों किया गया था इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि हमने हमारे वर्चुअल मशीन में एक डोकर इंस्टॉल किया था। डोकर एक्चुअली ऐसी चीज़ है, डोकर के बिना भी हम नोड चला सकते हैं, बट डोकर क्या करता है कि हमें एक सेफ्टी देता है वर्चुअल मशीन में कि अगर कुछ इन केस हम अपनी मशीन में और भी काम करते हैं, बाकी को तो एज ए वैलिडेटर बनना है, लेकिन हो सकता है कि कोई और भी काम करे उसमें एज ए, क्योंकि वो आपकी एक वर्चुअल मशीन है। तो डोकर क्या करता है कि आपको उसके अंदर भी एक पार्ट दे देता है जो सेफ्टी पर्पज से रहता है, और उसके अंदर हमारा नोड सेटअप हो रहा है कहीं ना कहीं जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन जो हम बना रहे हैं उसमें अगर कोई आप कुछ करते हो या कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है जिसकी वजह से सर्वर में कुछ मान लो दिक्कत आ जाती है, तो जो डोकर मशीन है जो उसके अंदर एक और वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हुई है वो उसके अंदर चलता रहेगा हमारा नोड। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे नोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। वो सारी चीज़ें हम देख भी सकते हैं। तो डोकर इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने गो इंस्टॉल किया था। गो एक्चुअली गोलैंग है, और गोलैंग इसलिए हमने इंस्टॉल करना पड़ी क्योंकि जो हमारी ब्लॉकचेन है वो गोलैंग में बनी हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हमारी जो ब्लॉकचेन है कहीं ना कहीं हम उसका सेटअप कर रहे हैं, तो उसकी सारी चीज़ों को रन करने के लिए हमें गो यानी एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। इसकी सारी बेसिक कमांड यहाँ पे दी हुई है जिसको फॉलो करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए इतना कुछ बड़ी प्रोसेस ये है नहीं। तो सिंपल AWS का अकाउंट बना लिया हमने, उस पर पूरा मशीन परचेस कर ली, फिर हम टर्मिनल कनेक्ट कर लिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने इंस्टॉल करना है हमारे नोड सेटअप करने के लिए वो कर ली। वो हम अपने OS के अकॉर्डिंग करेंगे। प्रीफर है कि उबंटू हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ा एज ए यूज़र के लिए ईजी टू यूज़ होता है और अंडरस्टेबल भी है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान कर देता है हमारे लिए एज ए यूज़र अगर आप उसको रन करोगे। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद फिर हमने वैलिडेटर बनने के लिए हमने अपना एक ब्लॉकचेन का नोड सेटअप किया जो अनंता से हमें कनेक्ट करना था। उसके लिए हमने कमांड्स फॉलो करी OS के अकॉर्डिंग कि हम अगर उबंटू में हैं मतलब लिनक्स में हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कमांड्स है, अगर हम विंडोज़ में तो उसके लिए भी कमांड्स दिया हुआ है आपको। तो ये सारी कमांड्स वगैरह हमने फॉलो करके हमने नोड को सेटअप किया, नोड स्टार्ट किया। यहाँ तक हमने सिर्फ एक नोड सेटअप करके स्टार्ट किया जो हम चेन से कनेक्ट हो गया है, उसकी सिंकिंग होने लग गई है। जैसे जैसे चेन पे ब्लॉक बनेंगे हमारे नोड में भी ब्लॉक बनते जाएंगे। फिर बात करते हैं कि हम रिवॉर्ड की अर्निंग। उसके लिए हम वैलिडेटर बनने गए, सिस्टम में हमने क्रिएट वैलिडेटर किया पूरा कमांड का यूज़ करके। फिर उसके लिए हमें कुछ एक मिनिमम अमाउंट की स्टेकिंग लगती है, बट हम ओल्ड वैलिडेटर्स हैं तो हमारी जो मिनिमम स्टेकिंग है वो एक्चुअली माइग्रेट हो जाती है ऑन टाइम पे ही। और हम ओल्ड वैलिडेटर ये हमें पता लगता है हम जब वो एक्सेस की डालते हैं UI से कॉपी करके, क्योंकि UI पे जो आपका अकाउंट बना हुआ है वो ओल्ड वैलिडेटर के ईमेल वगैरह से आप सीधे सीधे लॉगिन कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से ही मिस्टर मिन नाम से जो डोमेन था उस पर अकाउंट प्रॉपर बना रखा है। तो सेम डेटा है, सारी चीज़ें हैं। तो उसी एक्सेस की से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप एज ए वर्ल्ड वैलिडेटर हो, तो आपका माइग्रेशन इजीली उसमें से इधर हो जाता है। सेम चीज़ अगर कोई न्यू आता है तो उसके लिए जब हम क्रिएट वैलिडेटर की कमांड रन कर रहे थे तो वहाँ पे चीज़ें बता रहा था कि नोड सिंक हो गया है। नोड सिंक होने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे एक्सेस की डालते हैं। अगर आप एक्सेस की मान लीजिए कि एज ए न्यू वैलिडेटर की डालते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो आगे जब बढ़ता है तो वहाँ पे मिनिमम स्टेकिंग लगती है। तो वहाँ पे आपको QR कोड शो हो जाएगा कि आपको इस QR कोड पे वो QR कोड जो होगा वो एक्चुअली आपका
जो वैलिडेटर का जो अकाउंट बना था उसी एड्रेस का है, या तो आप सीधे उस पे भेजो, बट इजी है कि आप उस क्यूआर को यूज करो, क्योंकि हो सकता है वॉलेट कॉपी पेस्ट करने में कुछ गलती हो जाए। उस क्यूआर को आप कॉपी करो, या फिर क्यूआर के पास में आपको एड्रेस भी दिखेगा, सीधा उसको कॉपी करके वहाँ पे जो एक मिनिमम अमाउंट जो भी लगेगा, मिनिमम अमाउंट डिसाइड होता है कि अपनी जो चेन बनी हुई है उस चेन में जितने वैलिडेटर एक्टिव हैं उन सभी वैलिडेटर्स में सबसे कम जो स्टेक है, जो एक्टिव है, उस वैलिडेटर का जो अमाउंट होता है उतना हमें मिनिमम स्टेक करने की नीड रहती है। तो वो एक्चुअली रन टाइम पे हमें मालूम पड़ता है कि जब हम बनने वाले, मान लीजिए कोई आज बनने वाला है, कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद, हो सकता है कि आज मिनिमम कुछ एक नंबर है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वैलिडेटर की जो रेस होती है, या वो खुद अपना फंड खुद स्वेच्छा से अगर बढ़ाते हैं, जैसा कि इसमें ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो सारे एक्टिव वैलिडेटर्स हैं उसमें से सबसे मिनिमम जो स्टेक अमाउंट होता है वहाँ पे एक नंबर आता है, वो आपको डालना पड़ता है। उससे कम भी कर सकते हैं, बट उसका रीजन ये है कि आप जब वो करोगे तो ही आप एज ए एक्टिव वैलिडेटर ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज आपका वो अमाउंट का स्टे करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं आप पूरा सेटअप कर रही होगी, तो उसके लिए तो सीधा सीधा माइग्रेशन है, क्यूआर कोड आपको शो होगा नहीं, क्योंकि आपका पहले से सारी चीजें इसमें कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो इजी टू एक्सेस हो जाता है उस एक्सेस की से, और आपका वैलिडेटर एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब वैलिडेटर एक्टिव हो जाता है तो हम फिर सीधा क्या बात करते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हम टर्मिनल से कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडेटर आपके सिस्टम में सेटअप हुआ है, आपके पास उसका पूरा एक्सेस है, आपके पास उसके एक्सेस की का कहीं ना कहीं कनेक्ट सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो अगर हम बात करते हैं कि वैलिडेटर की और भी क्या एक्शन है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, तो कई बार क्या होता है कि सपोज कि चेन में मान लीजिए कि वैलिडेटर्स एक्टिव हैं, 100 वैलिडेटर एक्टिव हैं जो चेन को चला रहे हैं, और हो सकता है कि 110 120 एक लिस्ट है आगे की जो वैलिडेटर तो हैं, बट वो रैंक से बाहर है, तो उनको कोई अर्निंग नहीं हो रही है। अब मान लीजिए इस केस में क्या होता है कि वैलिडेटर कोई भी है बीच में से, वो कुछ टाइम के लिए अपना जो नोड चल रहा है मशीन सिस्टम में वो बंद कर देता है। वो कैसे बंद कर सकता है, वो क्यों बंद करेगा, पहली चीज कोई बंद करना चाहेगा नहीं, लेकिन अगर कोई करता है, या फिर क्या होता है कि हमने AWS का जो सर्वर है वो शायद डाउन हो गया हमसे गलती से, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने उस पर बिलिंग पे ध्यान नहीं दिया, काफी टाइम हो गया, साल 2 साल या महीने निकल गए, तो किसी रीजन से अगर वो डाउन होता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो नोड चल रहा है एज ए वैलिडेटर आपके मशीन में, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप हो गया तो क्या होगा कि जो ब्लॉकचेन जो चल रही है करंट में, उसके ब्लॉक तो बनते जा रहे हैं, लेकिन वो आपके सिस्टम में सिंक नहीं हो रहे, आपका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव हो गया है। आपको प्रॉपर यूआई में भी दिखेगा कि, और आपको ही नहीं पूरी पब्लिक जो भी देखना चाहेगी कि वैलिडेटर कितने हैं चेन में और क्या स्टेटस है, तो वहाँ पे आपको इनएक्टिव शो करेगा। जो एक्टिव है वो एक्टिव भी शो करेगा, और उनकी रैंक भी शो करेगी कि टॉप रैंक पे कौन है। टॉप रैंक पे होने का बेनिफिट ये है कि जो भी डेलीगेटर्स आते हैं उनको ट्रस्ट रहता है कि ये ऊपर ज्यादा है, तो ये एक्टिव है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी है, इस पे फंडिंग ज्यादा हुई है, तो एक्टिव है, भरोसा करते लोग। उसका रीजन यही है कि उसके फंड लगाते हैं। अगर वो एक्टिव है तो कहीं ना कहीं सारे ब्लॉक की अर्निंग हो रही है, कहीं ना कहीं सारे ब्लॉक की अर्निंग में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपने 20 ब्लॉक के लिए अगर नोट को बंद कर दिया, वो ऑप्शन भी है कि आपने अगर अभी स्टार्ट तो किया था, हमने स्टार्ट करने के बाद लॉक्स भी चेक किए थे कि नोट स्टार्ट हो गया, क्या आउटपुट दे रहा है। तो मान लीजिए हम बंद कर देते हैं किसी रीजन से, यार सर्वर हैंग हो रहा है या हमारा कुछ और काम है, या फिर हो सकता है हमसे डाउन हो गया है सर्वर, या सिस्टम डाउन हो गया है किसी रीजन से, तो आपका क्या होगा कि नोड बंद हो गया, आप सिंकिंग होना बंद हो गई। तो इस केस में क्या होता है कि आप इनएक्टिव हो जाते हो। इनएक्टिव होने के केस में क्या होता है कि अब आप चेन पे इफेक्ट कर रहे हो, आपके जो वैलिडेटर्स की चेन है, आप एक्टिव भी थे, आप रिवॉर्ड अर्निंग भी कर रहे थे, आप आपके पास रैंक ऊपर थी, आपकी वजह से कुछ लोग रैंक से बाहर थे, और आप यहाँ पे इनएक्टिव हो गए हो। तो इस केस में क्या होगा, अब ऐसे तो कोई भी इनएक्टिव हो जाएगा, तो इस केस में क्या रहता है कि चेन में ही एक पूरा एल्गोरिथम चलता है, जो क्या करता है वो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन में दे दिया जाएगा। मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि वो एल्गोरिथम क्या करता है कि उसमें एक नंबर रहता है ब्लॉक का, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में आपको दे दी जाएगी, तो आपको इजी टू समझने में आसान होगा। तो मान लीजिए कि आप कुछ ब्लॉक, लेट्स एग्जांपल की हम बात करें किसी भी चेन की, तो इथेरियम की अगर हम बात करें तो 8 से या 10 मिनट होता है, आपको एक टाइम मिलता है, इतनी देर आप बंद कर सकते हो अपने नोड को, या अपनी मशीन डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा टाइम निकलता है तो क्या होता है कि आप पे एक पेनल्टी लग जाती है,
क्योंकि आपने चेन को ब्रेक किया है, मतलब चेन तो चलती जा रही है लेकिन आपने जो वैलिडेटर की जो अर्निंग है ना वो आपको भी नहीं मिली, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से कोई रैंक से बाहर है तो भी प्रॉब्लम है। तो आप उस केस में क्या, एक तो इनएक्टिव हो जाओगे तो रैंक में कोई और ऊपर आ जाएगा और उसकी वजह से आपको पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी क्या होता है कि कुछ एक परसेंट रहता है, बहुत मिनिमम रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट होगा तो बड़ी दिक्कत, मतलब एक रहता है ना कि बड़ा इफेक्ट करता है। उसमें इजी है कि आप अपने नोड को चला के रखो प्रॉपर, उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मशीन को एक्टिव रखो सारी चीजें। और वर्चुअल मशीन है कहीं ना कहीं तो AWS श्योरिटी देता है कि 99.9% वो एक्टिव ही रहेगा, मतलब AWS ये चीज श्योरिटी देता है। अगर हम बात करें कि अगर ऑफलाइन मशीन हमारे पास है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम केस ऑफलाइन में ही आता है कि मान लीजिए कि या तो इंटरनेट चला गया या किसी रीजन से बिजली नहीं है, अगर 20 मिनट 25 मिनट जो भी एक चेन में एल्गोरिथम होता है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आप इतनी देर बंद हो गए हो तो आपने उतने ब्लॉक को माइन नहीं किया है, आप पीछे रह गए हो बाकी नोड से। तो अगर वो एक केस में अगर आप बाहर निकलते हो उस कंडीशन में तो आपको एक पेनल्टी लगती है, वो एक कुछ माइनर परसेंटेज रहेगा जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता दिया जाएगा। तो उसमें क्या रहता है कि फिर आपका जो स्टेक अमाउंट है जो आपने एज स्टेक किया है, आपकी जो रैंक में आपको दिखा रहा है कि टोटल स्टेकिंग इतनी हो गई है, उस स्टेक अमाउंट में आपका खुद का लगाया हुआ एज ए वैलिडेटर और आपके डेलीगेटर्स ने लगा रखा है, वो सारा अमाउंट का एक सम दिखता है कि आपकी स्टेकिंग है और आप इस रैंक पे हो। उस अमाउंट में से वो परसेंट आपको एज ए पेनल्टी के तौर पे लगेगा और वो डिडक्ट होगा। तो वो परसेंट क्या होता है कि अप्लाई होता है सभी पे, आपके अमाउंट पे भी होता है। मान एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक वैलिडेटर हूँ, मैंने 10,000 MNT को स्टेक किया है और मेरी रैंक मान लो 10 है वैलिडेटर में, लेकिन मेरे पास 4-5 डेलीगेटर्स आते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह लोग, मैं उनको स्टेक करवाता हूँ, कोई 500 MNT, कोई 1000, कोई 2000, कोई 10,000 मेरे को देता है। तो मेरा जो सम हो गया मान लीजिए कि खुद 10,000 तो मेरा था और बाकी 3-4 लोगों का मिला के 20,000 और आ गया, तो मेरे 30,000 हो गए टोटल सम। तो अब बात करते हैं कि जो मेरी रैंक जो 10 थी वो हो सकता है 3 या 4 पे आ जाए रैंक, क्योंकि बाकी वैलिडेटर्स के फंड से ज़्यादा फंड हो गया मेरा, मैंने खुद भी लगाया, मैंने दोस्तों से भी लगवाया, या कोई पब्लिक भी आ गई, हो सकता है उसको दिखेगी यार ये नोड ऊपर जा रहा है तो मैं इससे जुड़ जाता हूँ, ये रिवॉर्ड अर्न कर रहा है तो मुझे भी फायदा होगा। कोई भी जुड़ सकता है, पब्लिक चेन है, डिसेंट्रलाइज, इसमें ये किसी से रिवॉर्ड मांगने जाना नहीं है। अगर आप किसी के साथ जुड़े हो रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा एज ए डेलीगेटर, और वैलिडेटर तो आपको मिलेगा ही, जो आपका कमीशन बनेगा बाकी सारा डेलीगेटर से मिल जाएगा। तो अब क्या होता है कि जो पेनल्टी मैंने मैंने नोट बंद किया है तो उसमें क्या होगा कि जो पेनल्टी का जो परसेंट है वो मेरे 10,000 अमाउंट पे भी अप्लाई होगा और मेरे ऊपर जिन डेलीगेटर्स ने फंड लगाया था उन पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी का सम मिलके ही मेरी रैंक डिसाइड हुई थी और मैं उस रैंक में आया था कि मेरे को रिवॉर्ड मिले। यानी कि अपन अपनी चेन की बात करें कि 100 के अंदर आया था मैं, 100 के अंदर तो मेरे को रिवॉर्ड मिली, तो 100 के अंदर तो मेरे अमाउंट से तो मैं नहीं आया एज ए वैलिडेटर, मेरे को भी फंडिंग हुई है तब मैं अंदर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जो पेनल्टी होती है वो चेन की जो एल्गोरिथम है वो सब पे लगाती है, वो एक बहुत माइनर परसेंट होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो इफेक्ट सबको करता है। अब वो किया तो वैलिडेटर ने, नुकसान हुआ मतलब सभी डेलीगेटर्स का जो उसके साथ जुड़े हैं। तो उसका केस क्या बनता है उस केस में, डेलीगेटर हो सकता है कि एक दो बार आप पे ट्रस्ट कर ले, आपके दोस्त भी हो या कोई भी हो, ठीक है कुछ इशू आ गया था, लाइट चली गई थी, अगर अपन ऑफलाइन मशीन की बात करें, वर्चुअल है तो AWS खुद 99% की श्योरिटी देता है कि कोई इशू नहीं आएगा, कभी आता भी नहीं, हम भी ऐसे डेवलपमेंट में है तो। लेकिन आप खुद अगर बंद कर देते हो कुछ टाइम के लिए नोड अपने AWS का या बिलिंग के कारण या किसी भी रीजन से, उसमें तो प्रॉपर वैसे इंस्ट्रक्शन देता है कि बिलिंग कब करना है कब, वो तो प्रॉपर मेल वगैरह AWS देता है, वो तो काफ़ी अच्छी प्रोसेस है उसकी। लेकिन फिर भी किसी रीजन से आप बंद करते हो तो अगर पेनल्टी लगती है तो सब पे लगेगी। अब एक दो बार हो गया है, मान लीजिए कि आपके जो डेलीगेटर्स है उनको पसंद नहीं आया कि बार बार इनएक्टिव हो जाता है, हमें भी पेनल्टी लगती है, उस केस में वो आपसे निकाल के किसी और के पास चले जाएंगे फंड लेके, उनको अर्निंग करना है। तो अब इस केस में क्या होगा, आपका लॉस होगा, आप रैंक से बाहर जाते जाओगे। तो यहाँ पे बेनिफिट उनको होगा जो एक्टिव हैं, उनका प्रॉपर वहाँ पे UI में अगर हम बात देखने जाएंगे बात करेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ दिखेगी हमें कि कौन सा वैलिडेटर किस रैंक पे है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, जैसे रहता है ना कि रैंक में कैसे चल रहा है, क्या सारी चीज़ें उसका पूरा ग्राफ दिखेगा, कब डाउन हुआ था कब अप हुआ था सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि लोग उसके साथ जुड़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमारा फंड की कहीं ना कहीं पेनल्टी का इश्यूज नहीं है, ये प्रॉपर एक्टिव रहता है सारी चीज़ें, हमें रिवॉर्ड वहाँ से भी मिल रहा है यहाँ से भी मिल रहा है। हो सकता है कि एक के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे तो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा लोगों में होगा बट श्योरिटी रहेगी, लेकिन अगर आप
खुद एक्टिव रखते हो तो हो सकता है लोग आपके साथ जुड़े। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी जुड़ सकता है, जरूरी नहीं कि आप किसी को बोलने ही जाओ, आपकी रैंक ऑटोमेटिक ऊपर आती जाएगी। तो बस मेन यही है कि आप एज ए वैलिडेटर बनते हो तो एट देन आपको अपना नोड जो है वो एक्टिव रखना है। वो आपको यहाँ से दिख जाता है स्टेटस, और ये सारी चीजें यूआई से कनेक्ट हो गई है, जैसे हमने वैलिडेटर को प्रोसेस किया था एक्सेस की के साथ, तो आपको वहां पे भी शो होगा कि आप एक्टिव हो कि नहीं हो। अब बात करते हैं कि इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। इनएक्टिव हो जाता है ना, तो चेन में उसको नाम दिया जाता है जेल्ड करके, क्योंकि आपने उसमें आप उसको इनएक्टिव हो गए तो आप उस प्रोसेस से जब बाहर हो गए तो आप उसको रिवर्स बैक कर सकते हो कि हमें वापस से आना है, मैं स्टार्ट कर दिया हूँ अपना नोड, मेरे को वापस से एज ए वैलिडेटर एक्टिव होना है। आपकी पेनल्टी वगैरह जो भी अगर उसके दायरे में चले गए, आपने मान लो कि कुछ ब्लॉक्स को माइन करना छोड़ दिया था, स्टॉप कर दिया था, तो अब आप वापस आना चाहते हो तो पेनल्टी भी हो गई होगी, या हो सकता है पेनल्टी लगे उसके पहले आप वापस आओ। मान लो कि पेनल्टी लेट्स एग्जांपल की 1000 ब्लॉक की, कि 1000 ब्लॉक आप बंद रख सकते हो, और अगर उसके बाद जाता है तो आपको पेनल्टी अप्लाई होगी। हो सकता है आप 500 ब्लॉक पे ही आप वापस से रिएक्टिव हो जाओ, क्योंकि इसमें भी आपको टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि अपना बंद हो गया तो किसी रीजन से तो पेनल्टी लगी गई, ऐसा नहीं। अगर अपन बीच में भी एक्टिव कर लेते हैं उससे उसके पहले ही तो कोई इशू नहीं है। अब वो कैसे होता है उसके लिए हमने कमांड दी हुई है डॉक्यूमेंट पे। तो अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अनजेल्ड की कमांड दिखेगी, एक सेल्फ डेलीगेट, स्क्रॉल अप करना, स्क्रॉल अप सेल्फ डेलीगेट सर्च करना, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, क्रिएट हो गया, लोग्स चेक हो गए, डाउन, हाँ एक सेकेंड। ये एक सेल्फ डेलीगेट भी है। सेल्फ डेलीगेट का मीनिंग हो गया कि आप अपना खुद का फंड भी बढ़ा सकते हो एज ए वैलिडेटर। आपको लगता है कि यार कुछ डेलीगेटर जा रहे हैं या आपका फंड कम हो रहा है, रैंक से बाहर हो जाते हो, तो आप अपना इस कमांड को यूज करके खुद का फंड भी बढ़ा सकते हो। इसमें हम बात करते हैं कि जो अमाउंट हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, ये 100 AMR मिंट लिखा हुआ है। ए से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। AMR मिंट एक्चुअली अपने चेन के अंदर जो मिस्टर मिंट का जो कहते हैं ना कि मिस्टर मिंट एक कॉइन हो गया जिसको 1 से हम डिफाइन करते हैं और 18 डेसिमल तक जाता है। जैसे इथेरियम एक इथर नाम का एक कॉइन है, और अगर हम उसके 18 डेसिमल की बात करते हैं तो WEI नाम से वो यूज होता है, उसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जैसे USD होता है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू सेंट में होती है, तो हम जो बात करते हैं सेंट, एक सेंट 2 सेंट वैसे, तो ये AMR मिंट है। तो कहीं ना कहीं AMR मिंट यानी कि हम एक मिस्टर मिंट को अगर हम चेन में एज ए सेल्फ डेलीगेट करना चाह रहे हैं, हमारी स्टेकिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे डेलीगेशन फंड को खुद के फंड से, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर एक बढ़ाना है तो हमें एक के पीछे 18 जीरो डालना है, हमें ये कमांड को रन करना है। तो ये क्या करेगा कि आपका जो वॉलेट जनरेट हुआ था डेली एज ए वैलिडेटर का, जब आपने वो सेटअप स्टार्ट किया था जहाँ पे निमोनिक वगैरह भी आपको शो हुए थे, उसके अंदर जो फंड रखा होगा वो यहाँ पे आपका स्टेकिंग में डाल देगा वहीं से। उसमें फंड आप जब चाहो तब बढ़ा सकते हो, वो आपका वॉलेट है, आप उसको अपने मेटामास्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो जब आपको उसके निमोनिक वगैरह शो हुए थे। तो उससे निकल के, क्योंकि ये कमांड क्या करती है कि उसकी जो एक्सेस की है अपने के सिस्टम में सेट होती है, जैसे मेटामास्क के अंदर होती है, और आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हो तो उसका एक्सेस होता है और उससे ट्रांजैक्शन हो जाता है इस कमांड के थ्रू चेन के अंदर। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका सेल्फ डेलीगेशन अमाउंट है वो बढ़ेगा, आपके मेन अमाउंट जो जनरेट हुआ था जो वॉलेट उससे ट्रांसफर होगा और स्टेकिंग में आपके वैलिडेटर स्टेकिंग में चला जाता है, वो यूआई पे आपको शो भी हो जाएगा। और वैलिडेटर का एक अलग से एक्सप्लोरर भी दिया हुआ है, वो भी हम आपको शो करेंगे कि वैलिडेटर्स के जो ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी होता है उनका भी एक सेपरेट एक्सप्लोरर है। जैसे पब्लिक एक्सप्लोरर तो होता ही है, हम देखते हैं BSC स्कैन, जैसे अभी हमने अनंता का स्कैन देखा टेस्टनेट वाला, ये सारे पब्लिक ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन वैलिडेटर्स का खुद का भी, सारे वैलिडेटर्स का भी स्कैन एक्सप्लोरर है। तो ये कमांड हो गई है सेल्फ डेलीगेशन की, हमें खुद का फंड बढ़ाना है। और हम आगे कमांड्स की बात करते हैं कि अगर हम इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, तो उसको निकालने के लिए अनजेल्ड की कमांड होती है। स्क्रॉल डाउन, हाँ ये तो वैलिडेटर का बैलेंस चेक करने के लिए है कि आपका बैलेंस कितना है, कितना स्टेकिंग में है। और नीचे और नीचे और नीचे,
और नीचे नीचे जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ सॉरी, ये अंजेल। अंजेल की कमांड क्या करती है, अगर आप इनएक्टिव हो जाते हो तो आप यहाँ पे आके वापस से ये चीज रन करना पड़ती है। अगर अभी हम रन करेंगे तो शायद हमें बोलेगा ही नहीं ये, क्योंकि हमें करने नहीं देगा, क्योंकि हम पहले से एक्टिव हैं। अभी अगर हम रन करके देखते हैं, हमें सिंपली नोड 1 की जगह हमारा जो नोड का नाम है वही डालना है यहाँ पे, और नेटवर्क तो हमारा मेन नेट रहेगा। तब यहाँ पे हमारा वही पासवर्ड डालना है जो हमने सेटअप के टाइम डाला था। तो ये हमें बता रहा है कि जो आपका नोड है, डेमो नोड, ये जेल नहीं है। तो अभी आप इस ट्रांजेक्शन को कर ही नहीं सकते, मतलब कहीं ना कहीं हम एक्टिव हैं। अगर हम एक्टिव हैं तो इसकी नीड नहीं है, लेकिन ये उस केस में रहेगा जब आप इनएक्टिव हो और आपका स्टेटस वहाँ पे दिखाएगा कि आप इनएक्टिव हो गए। तो अब आपको ये रन करना है तो आप सिंपली ऑफ हो जाओगे, वापस एक्टिव हो जाओगे, और आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है कि आप रैंक से बाहर हो गए हो तब तक, क्योंकि आप इनएक्टिव और बाकी लोग एक्टिव हैं, तो हो सकता है उनका डेलीगेशन बढ़ता जा रहा है। तो आपको वापस से सेल्फ डेलीगेट करना है, अगर खुद को ही ऊपर आना है तो सेल्फ डेलीगेट कर सकते हो। उसके लिए आपका जो वॉलेट जनरेट होता है निमोनिक वाला, उसमें फंड होना चाहिए। उस वॉलेट से आप इधर सेल्फ डेलीगेट करोगे तो डेली आपका जो अमाउंट है वो स्टेक हो जाएगा और आप रैंक में आ जाओगे। या आप किसी डेलीगेटर से भी फंड आपको डेलीगेट करवा सकते हो यूआई के थ्रू, तो भी आप रैंक में आ जाओगे, कोई उसमें इशू नहीं है। और अगर हम कमांड की बात करते हैं तो वहाँ पे विड्रो एड्रेस सेट का एक कमांड दिया हुआ है। विड्रो एड्रेस सेट की जो कमांड है, हाँ विड्रो एड्रेस, ये कमांड एक्चुअली क्या करती है कि जो आप रिवॉर्ड अर्न कर रहे हो एज ए वैलिडेटर, आपको वैलिडेटर का जो अपने कमीशन, जो हमारा वैलिडेटर का कमीशन है वो भी आपको मिलेगा रिवॉर्ड पे। और अगर आपने खुद सेल्फ डेलीगेट किया है, मतलब एज ए, हो सकता है कि आप वैलिडेटर तो हो लेकिन आपने खुद को भी डेलीगेट किया है फंड, हो सकता है डेलीगेटर्स नहीं है आपके पास, आप चाहते हो मेरा खुद का फंड मैं ही डेलीगेट करूँ, मैं ही रैंक में हूँ, मेरे फंड से सारा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो वो जो रिवॉर्ड है जो एज ए डेलीगेटर आपको मिला है वो आप निकाल सकते हो इस विड्रो एड्रेस को सेट करके। यहाँ पे आप सिंपली आपका कोई सा भी इथेरियम का, मतलब जो मेटामास्क का वॉलेट है जो हमारे अनंता चेन पे चलेगा, सेम वॉलेट आप बीएससी चेन पे भी चलाते हो, इथेरियम पे भी चलाते हो, पॉलीगॉन पे भी चलाते हो, उसी में से एक वॉलेट आप यहाँ पे सेट करोगे। तो क्या होगा कि जब आप विड्रो रिवॉर्ड करने जाओगे तो उसी एड्रेस पे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। इससे एड्रेस सेट होता है। इस कमांड को अगर हम रन करते हैं तो आपको बताते हैं कैसे रन होती है। तो सिंपली इसको कॉपी करके टर्मिनल पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमें वही नोड 1 की जगह हमारा नोड का नाम बदलना है सबसे पहले, और यहाँ पे यूर वॉलेट एड्रेस जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने मेटामास्क का कोई सा भी एड्रेस जो आपके पास उसका एक्सेस है वो आप यहाँ डाल सकते हो। तो आपकी जो रिवॉर्ड अर्निंग है वो उसमें आएगी एज ए डेलीगेटर, क्योंकि आपने खुद को भी फंड दिया है। आप वैलिडेटर तो हो लेकिन खुद को जो फंड दिया है उसका भी जो रिवॉर्ड है वो आपको रिसीव होगा। तो यहाँ पे आप अपना मेटामास्क का कोई सा भी एड्रेस पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही हमारी एक्सेस की को एंटर करना है। एक्सेस की जो हमारी यूआई में हमने जो जनरेट करी थी वो एक्सेस की हमें यहाँ पे नीड लगेगी अगर हम यहाँ पे कुछ और करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि आपका वैलिडेटर है, आपका टर्मिनल ओपन है, लेकिन कोई और आके सेट कर जाए। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये एक्सेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आपका ऑथेंटिसिटी होगा कि हाँ आप ही हो जो ये विड्रो एड्रेस सेट कर रहे हो। क्योंकि विड्रो एड्रेस सेट करना कहीं ना कहीं रिवॉर्ड को लेना है। तो जब हमें कमांड रन करेंगे तो एक्सेस की जो पूछेगा ये वही की है जो हमारे यूआई में शो होती है, अनंता करके जो एक्सेस की हमारी बनी हुई है। ये डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर कि आपका जो एक्सेस की है वो कितना जल्दी वैलिडेट हो जाती है, और सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी हो सकता है कि सर्वर अगर छोटा है, वो नोड चल रहा है, उसमें कुछ हैंग वगैरह हो रहा है या सर्वर में इश्यूज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो
इससे क्या होगा कि आपकी एक्सेस की कि आपका वॉलेट कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका ही वॉलेट है और आप विड्रो एड्रेस सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से विड्रो एड्रेस सिंपली सेट हो जाता है। उसके बाद हम विड्रो एड्रेस तो सेट कर दिए हैं, अब उसके बाद हम रिवॉर्ड को कैसे विड्रॉ करें, तो उसके लिए सिंपली एक और कमांड होती है रिवॉर्ड विड्रॉ करने की, वो डॉक्यूमेंट्स में हमें दिख जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में जाना, विड्रॉ रिवॉर्ड्स, हाँ इसमें देखना आप एड्रेस तो सेट हो चुका है हमारा। विड्रॉ रिवॉर्ड करने के लिए हमें कमांड्स को यूज करना पड़ेगा। ये विड्रॉ जो रिवॉर्ड है ये उसी एड्रेस पे होंगे जो हमने सेट कर दिया है ऑलरेडी, वन टाइम सेट करना है। उसके बाद हम जब चाहे तब उतनी बार हम विड्रॉ कमांड चला के विड्रॉ कर सकते हैं फंड को। पासवर्ड 1 से 8 तक है जो हमने दिया था। बिल्कुल, यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन हैश भी मिल गया है और हमें बता दिया है कि आपका जो भी अर्निंग हुआ है एज ए वैलिडेटर अभी, वो आपका रिवॉर्ड जो बना था वो विड्रॉ हो चुका है आपके विड्रॉ एड्रेस पे, और ये हैश मिल गया। ये हैश एक्चुअली जो हमारी अनंता चेन है उसके फॉर्मेट का रहता है, तो सीधा एक्सप्लोरर पे ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें कमांड दी हुई है, अगर हमें हैश की डिटेल्स देखनी है तो यहीं पे क्वेरी करके जो ये है, इस कमांड को अगर हम रन करते हैं यहाँ पे किसी भी हैश को डाल के, तो हम देख सकते हैं tx हैश की जगह हमें जस्ट हैश को कॉपी पेस्ट करना है जो हमें कंसोल में दिख रहा है। तो इससे जो हमारा रिवॉर्ड है वो एवरी टाइम विड्रॉ होता जाएगा। हमें बार बार विड्रॉ एड्रेस सेट करने की नीड नहीं है, सिर्फ हमें जब भी रिवॉर्ड लेना है हमें सिर्फ विड्रॉ रिवॉर्ड्स की कमांड को यहाँ पे रन करना है। ये आपका पूरा हैश है, और आपको प्रॉपर ये वैलिडेटर एक्सप्लोर पे भी जाएंगे तब हम शो कर देंगे आपको, ये वहाँ पे भी प्रॉपर शो होता है क्योंकि वैलिडेटर का एक अलग से पूरा एक्सप्लोरर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो गई है। हमने वैलिडेटर सेटअप करना, वैलिडेटर बनना, और उसके बाद अगर हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो उसको वापस से एक्टिव कैसे करना, सेल्फ डेलीगेट करना जिसमें हम अमाउंट डाल सकते हैं सेल्फ डेलीगेट करने के लिए, सेल्फ डेलीगेट करके हम रैंक बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ करना, विड्रॉ एड्रेस को सेट करना, वन टाइम कर सकते हैं। उसके बाद जितनी बार चाहे हम विड्रॉ, जैसे जैसे हमें रिवॉर्ड मिलता जाएगा हम विड्रॉ रिवॉर्ड करते जाएंगे। ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ये पूरे वैलिडेटर के लिए है, क्योंकि वैलिडेटर एज ए ब्लॉकचेन से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, तो ये सारी चीज़ वैलिडेटर के लिए है। बात करते हैं डेलीगेटर की, तो जो सारा काम डेलीगेटर्स का होगा पूरा यूआई पार्ट पे होगा, सारी चीज़ यूआई पे चलेगी। तो अब हमने ये सारी चीज़ तो कर ली यहाँ पे, इसको यूआई से कनेक्ट भी कर लिया है हमारे वैलिडेटर्स को। अब वहाँ पे क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो हम एक बार अपने यूआई पे शो करते हैं, यूआई पे आपको दिखेगी। वहाँ पे हम ये भी देख पाएंगे कि हम वैलिडेटर भी बन गए, हमें रैंक में दिख भी रहा है सारे वैलिडेटर्स की लिस्ट में। उसके बाद हम अपने डेलीगेटर्स को बोल के खुद को कैसे वहाँ पे डेलीगेट करवा सकते हैं फंड, या कोई भी डेलीगेटर्स आता है सिस्टम में वो कैसे अपना फंड को डेलीगेट कर सकता है किसी भी वैलिडेटर्स को, जिसको वो चूज करना चाहता है उसको। तो वो प्रोसेस हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम डेवलपर को होस्ट हो गए। ओके, मेरी वॉइस विजिबल है? सॉरी, Yes, ऑडिबल है? दिखाई दे रही। ओके, तो अब हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब मैंने एज अ सेम वैलिडेटर लॉगिन किया है और मैं वैलिडेटर के डैशबोर्ड पर हूँ अभी। अब जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक जो मेरा ऑटो फंड माइग्रेट हुआ था उसमें 49 MNT मैंने डेलीगेट किए हुए हैं खुद के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेरा स्टेटस अभी एक्टिव है, मतलब मैं ब्लॉक प्रोड्यूस कर रही हूँ कंटिन्यूअसली और मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली। मेरी जो रैंकिंग है अभी वो मैं 5th रैंक पे हूँ। अभी जो भी ब्लॉकचेन का करंट हाइट है वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अभी तक मेरे कितने रिवॉर्ड बन चुके हैं जो मैंने विड्रॉ नहीं किए हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि काफ़ी छोटे हैं, अभी 0.0005 मिस्टरमेंट कॉइन पे हैं। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि मेरा जो भी वॉलेट एड्रेस जनरेट किया था मैंने CLI से वो मुझे यहाँ पे विजिबल है। मैंने जो भी विड्रॉ एड्रेस सेट किया था वो भी मुझे यहाँ पे विजिबल है, और मेरा जो भी ऑपरेटर एड्रेस बना था वो भी मुझे यहाँ पे विजिबल है।
अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक ओल्ड वैलिडेटर हूं और मेरे जो भी ओल्ड डेलीगेटर्स हैं, तो उसकी लिस्टिंग मुझे यहाँ पे शो होगी मेरे ओल्ड डेलीगेटर्स पर। अगर मेरे लिए किसी ने अभी फंड डेलीगेट किया है, जैसे मैंने अभी खुद को खुद के लिए डेलीगेट किया है, तो वो मुझे यहाँ पे शो होगा माय डेलीगेटर्स पर। अगर मुझ पे कोई भी स्लैशिंग या फिर पेनल्टी लगी है, तो उसके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो मुझे यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मुझे टाइम भी दिखेगा कि मैं कितने टाइम के लिए मतलब जेल्ड हूँ या फिर इनएक्टिव हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखेगी। मेरे जो भी विड्रॉ के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो भी मुझे यहाँ पे विजिबल होंगे। इसके अलावा मैंने ब्लॉकचेन पे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन किया है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे विजिबल होंगे। तो ये है मेरा वैलिडेटर डैशबोर्ड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मुझे सभी वैलिडेटर की लिस्टिंग देखनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी वैलिडेटर नोड्स पे। ओके, यहाँ पे जाने के बाद मैं देख पाऊंगी कि अभी ऑल ओवर टोटल नेटवर्क में कितने वैलिडेटर्स हैं, कितने इनएक्टिव हैं, उसमें से मैक्स कितने वैलिडेटर बन सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 100 हैं, टॉप 100 रैंकिंग वाले ही वैलिडेटर होंगे और वही ब्लॉक प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक टोटल हमारी ब्लॉकचेन में कितना अमाउंट डेलीगेट हो चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ब्लॉकचेन जो भी है वो आपको विजिबल हो रहा है अभी। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिस्टिंग की बात करूं, तो अभी तक जितने भी वैलिडेटर्स हैं यहाँ पे, उनकी लिस्टिंग शो होगी यहाँ पे। और जो भी उनका स्टेटस है वो सारा स्टेटस भी शो होगा। उन्होंने क्या कमीशन सेट करके रखा है खुद के लिए। जैसे मैं ये डेमो नोड की बात करूं, जो मैं अभी रैंक 5 पे हूँ, जो हमने रिसेंटली अभी क्रिएट किया है। इसके अलावा अभी तक मेरे लिए कितना फंड डेलीगेट हो चुका है वो मुझे यहाँ पे शो होगा। मेरी वोटिंग पावर क्या है वो शो होगा। और अगर मुझे और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है किसी भी वैलिडेटर की, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। ओके, यहाँ पे मुझे डिटेल व्यू दिखेगा कि अभी तक उस वैलिडेटर की टोटल अर्निंग कितनी है, कितना रिवॉर्ड उसका बचा हुआ है, कितने कॉइन्स अभी तक उसके लिए टोटल डेलीगेट हुए हैं, उसका कमीशन परसेंटेज क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में देख सकती हूँ। उसके डेलीगेटर का जो भी ओवरव्यू है वो भी मैं देख सकती हूँ कि कितने लोगों ने मिलके अभी तक उनके लिए फंड को डेलीगेट किया है। अब मैं यहाँ पे किसी दूसरे वैलिडेटर की इन्फॉर्मेशन दिखाती हूँ आपको। जैसे कि मैं बात करूँ ये सेकेंड रैंक वाले की, तो यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस है वो मुझे विजिबल हो रहा है चेन पे। उसका स्टेटस अभी एक्टिव है ये मुझे शो हो रहा है यहाँ पे। उसने अभी तक क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं ये भी मुझे विजिबल हो रहे हैं। अभी तक कितने लोगों ने उसके लिए फंड को डेलीगेट किया है, ये पूरे उसके डेलीगेटर की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। और उनसे उनको कितना रिवॉर्ड अर्न हुआ है ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी वैलिडेटर को चूज करना है, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले चेक कर सकते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन कितने टाइम तक एक्टिव है, कितना रिवॉर्ड उसका अभी तक जनरेट हो चुका है। उसके बिहाफ पे आप अपने वैलिडेटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोफाइल सेक्शन पे भी डिटेल दिख जाएगी। अगर मैं एक वैलिडेटर हूँ तो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी मेरे सभी वॉलेट्स की। अब मैं आपको एज अ डेलीगेटर बताती हूँ कि आपको एज अ डेलीगेटर प्लेटफॉर्म को कैसे एक्सेस करना है और कैसे आपको फंड्स को डेलीगेट करना है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी इस डेलीगेटर पैनल पर। यहाँ पे मैं डेलीगेटर ऑनबोर्डिंग पर जाऊंगी और यहाँ पे मैं येस पर क्लिक करूंगी। ओके, तो येस पे क्लिक करने पे सबसे पहला स्टेप ओपन हो रहा है अपना वॉलेट सेटअप करने का। यहाँ पे जो भी वॉलेट जनरेट होगा वो मेरा डिपॉजिट वॉलेट होगा। मतलब जब भी मुझे कोई भी फंड डेलीगेट करना होगा, तो सबसे पहले मुझे इस एड्रेस पे फंड को डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद उसी फंड को मैं थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म यूज कर पाऊंगी। तो सबसे पहले एड्रेस जनरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे मेरी पास की डालनी होगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि वैलिडेटर के लिए भी हमने पास की एंटर करी थी, तो सेम डेलीगेटर के वॉलेट के लिए भी हमें पास की यहाँ पे एंटर करनी होगी। वो आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जिसकी मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए। और ये पासवर्ड आप कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे बहुत ही सिक्योरली कहीं पे सेव करके रख लीजिएगा। अब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी तो मेरा वॉलेट जनरेट हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मैं एक ओल्ड डेलीगेटर हूँ जो ऑलरेडी मिस्टर मिंट चेन डॉट आईओ पे फंड को डेलीगेट कर चुकी हूँ। तो अभी मेरा फंड यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है।
मतलब मुझे वापस से फंड डेलीगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, वो ऑटो माइग्रेट हो रहा है, जैसा सेम केस हमने वैलिडेटर के लिए देखा हुआ है। अगर न्यू वैलिडेटर या डेलीगेटर होंगे तो ये पीछे मुझे डिपॉज़िट स्क्रीन शो हो रही है, जिसमें मुझे मतलब मैन्युअली फंड को डिपॉज़िट करना होगा। बट अभी मैं ओल्ड हूँ तो ये फंड। ओके, मेरा फंड माइग्रेट हो चुका है, मैं थर्ड स्टेप पर आ चुकी हूँ। अब थर्ड स्टेप में मुझे मेरा विथड्रॉ एड्रेस को सेट करना है। ये मेरा वो एड्रेस होगा जिस पे मैं अपने रिवॉर्ड को विथड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2FA कोड डालूँगी। ओके, वेरीफाई करने के बाद में 1 सेकंड, कोड एक्सपायर हो गया है। ओके, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन आया है कि मुझे मेरा विथड्रॉ एड्रेस एंटर करना है। ये मैं कोई भी एक्सटर्नल एड्रेस यूज़ कर सकती हूँ, जिसे मैं खुद ओन करती हूँ, और वो इथेरियम कंपैटिबल वॉलेट होना चाहिए। जैसे मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अब वापस से मैं सेम पास की एंटर करूँगी जो मैंने फर्स्ट स्टेप पे सेट करी है, और थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म मुझे सेम पास की एंटर करनी है जब भी मुझसे मांगी जाए। ओके, अब ये मेरी डेलीगेटर की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, मेरा वॉलेट सेटअप हो चुका है, मैंने मेरा विथड्रॉ एड्रेस सेट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से किसी भी वैलिडेटर के लिए फंड को डेलीगेट कर सकती हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी डेलीगेटर का ओवरव्यू। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो मेरे पुराने फंड्स थे, इतने मिस्टर मिंट कॉइन, वो यहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरे डिपॉजिट वॉलेट बैलेंस बढ़ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ कि अभी तक मैंने टोटल कितना कॉइन को डेलीगेट किया है, मेरे कितने एक्टिव वैलिडेटर्स हैं अभी, मेरा कितना रिवॉर्ड बचा हुआ है, कितना रिवॉर्ड मैंने विड्रॉ कर लिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। और अगर मैं कोई भी न्यू डेलीगेटर हूँ तो मैं अपने लिए फंड को यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकती हूँ इस स्क्रीन पे जाके। या तो मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकती हूँ, या तो मैं एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके या वॉलेट कनेक्ट करके फंड को डिपॉजिट कर सकती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे किसी भी वैलिडेटर के लिए फंड को डेलीगेट करूँगी। ओके, यहाँ पे मुझे लिस्टिंग दिख रही है कि इसमें से सिर्फ 5 वैलिडेटर ही अभी एक्टिव हैं, तो मैं कभी भी इनएक्टिव वाले को डेलीगेट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड उस केस में नहीं बनेगा। तो मैं चूज़ करती हूँ ये सेकंड वाले को। मैंने स्टैक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल बैलेंस इतना है, तो इसमें से मैं 200 डिपॉजिट करूँगी इस पर्टिकुलर वैलिडेटर के लिए। यहाँ पे मैं सेम पास की एंटर करूँगी, और मैं स्टैक नाउ पे क्लिक करूँगी, कन्फर्म करूँगी। ओके, मेरे कॉइन्स डेलीगेट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर वैलिडेटर के लिए। अब मैं यहाँ ओवरव्यू में जाके देखूंगी तो मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। माय वैलिडेटर वाले सेक्शन पे मुझे दिख रहा है कि मैंने इसके लिए डेलीगेट किया है टोकन, कितने टोकन्स को डेलीगेट किया है, उसकी करंट वोटिंग पावर अभी क्या है, उसका कमीशन परसेंटेज क्या है, या फिर उससे मुझे जो भी रिवॉर्ड जनरेट होगा वो मुझे यहाँ पे भी विजिबल होगा। अब ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मैंने किसी के लिए डेलीगेट किया है बट वो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है, या फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है रीडेलीगेट करने का। अगर मैं रीडेलीगेट में क्लिक करूँगी तो मैं किसी भी एक वैलिडेटर से पैसे निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अभी जैसे इस वाले में आपको दिख रहा हुआ कि मैं खालेसी से निकाल के किसी दूसरे को चूज़ करूँगी, सनफायर को, और मैं इसके लिए 100 मिस्टर मिन कॉइन को वैलिडेट करूँगी। अब जैसे ही मैं रीडेलीगेट पे क्लिक करूँगी
तो जो भी मेरा स्टैक अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा एक वैलिडेटर से दूसरे वैलिडेटर में। ओके, अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मैंने अभी सबसे पहले इसको 200 किए थे, अब मैंने 100 इसको कर दिए हैं, इस पे 100 तो है ऑलरेडी, मैंने इससे 100 निकाल के किसी नए को डेलीगेट कर दिया है, तो वो मुझे मेरी हिस्ट्री यहाँ पे भी शो हो रही है। अब अगर मुझे किसी भी वैलिडेटर से फंड को विड्रॉ करना है, अभी मेरा यहाँ पे कोई रिवॉर्ड बना नहीं है, बट अगर मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगी और अपनी पास की एंटर करूंगी, तो जो भी मेरा फंड अभी बना होगा वो यहाँ से मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। अभी मेरे पास में कोई भी अमाउंट नहीं है विड्रॉ करने के लिए, बट अगर मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे जनरेटेड मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके विड्रॉ कर सकती हूँ फंड को, और ये मेरे मेटामास्क में आ जाएगा। अब अगर मैं कोई ओल्ड डेलीगेटर हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिस्टिंग दिखती है मेरे वैलिडेटर्स की, जिनके लिए मैंने पहले स्टैक किया हुआ था। जो अमाउंट मेरा माइग्रेट हुआ है वो यही अमाउंट है, अगर मैं इसका सम करूंगी तो उतना अमाउंट ही मुझे माइग्रेट होके मिल चुका है। यहाँ पे मेरे वैलिडेटर का जो भी स्टेटस है वो भी इनएक्टिव आ रहा है, क्योंकि उन्हें अभी कोई नोड सेटअप नहीं किया है। जैसे ही मेरे वैलिडेटर ब्लॉकचेन पे ज्वाइन हो जाते हैं, वो नोड सेटअप कर लेते हैं, तो उनका स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव शो होने लगेगा। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको पुराने वाले वैलिडेटर के लिए फंड डेलीगेट करना है या फिर किसी नए के लिए करना है। तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए फंड को डेलीगेट करना चाहते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। सौरभ, मैंने एक लिंक भेजी है एक्सप्लोरर की, उसे अपने साइट पे। हाँ कर हाँ, ये ओपन हो गई। ओके, जैसे कि हम बता रहे थे कि आपको अगर कोई भी एक्टिविटी ट्रैक करनी है वैलिडेटर्स की, तो आप इस एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये टेस्टनेट का एक्सप्लोरर है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि टोटल कितने एक्टिव वैलिडेटर्स हैं यहाँ पे। अगर आप ब्लॉक वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि रिसेंटली कौन सा ब्लॉक प्रोड्यूस हो रहा है। थोड़ा ब्लॉक्स पे क्लिक करना लेफ्ट साइड। ओके, ये आपको दिख रहा है कि किस वाले वैलिडेटर ने कौन सा ब्लॉक प्रोड्यूस किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे विजिबल होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी वैलिडेटर का अप टाइम चेक करना है, मतलब वो कितनी देर से ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, तो वो भी आप देख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी इस अप टाइम सेक्शन पे। इसके अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो, तो आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो। इस सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हैश एंटर करेंगे, जैसे मैं एक हैश प्रोवाइड करती हूँ अभी। तो आपको उस पर्टिकुलर हैश की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। तो अगर आपको वैलिडेटर या फिर डेलीगेटर या फिर ब्लॉकचेन की कोई भी एक्टिविटी ट्रैक करनी है, तो आप इस एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके इथेरियम कंपेटिबल वॉलेट को ट्रैक करना है, तो आप उसके लिए हमारे अनंता स्कैन डॉट आईओ को यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार वापस से समराइज कर लेती हूँ डेलीगेटर के लिए हमने क्या-क्या एक्शंस परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले हमने डेलीगेटर पैनल पे जाके उसके लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करी है।
ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में जाने के बाद हमने उसका वॉलेट सेटअप किया है, उसका विथड्रॉ एड्रेस सेट किया है, और अगर मैं एक ओल्ड डेलीगेटर हूँ तो मेरा फंड ऑटो माइग्रेट हो जाएगा। अगर मैं एक न्यू हूँ तो मुझे मैन्युअली डिपॉजिट करने होंगे फंड्स। उसके बाद में मैंने मेरा ओवरव्यू देखा कि मैं क्या-क्या देख सकती हूँ एज़ अ डेलीगेटर। अपने वैलिडेटर की लिस्टिंग देख सकती हूँ। मैंने ये देखा कि मैं फंड को कैसे डिपॉजिट कर सकती हूँ। ये मेरा डिपॉजिट एड्रेस है, मैं इसे कॉपी करके भी कर सकती हूँ या फिर मैन्युअली स्कैन करके भी कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने देखा कि अगर मुझे किसी के भी लिए फंड को डेलीगेट करना है, तो मैं इस लिस्टिंग वाले पेज पे जाऊँगी जहाँ सारे वैलिडेटर की लिस्टिंग है। उसके बाद मैं किसी को भी चूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे डेलीगेट करने के लिए। अगर मुझे किसी के भी लिए स्टैक करना है तो मैं यहाँ से भी स्टैक कर सकती हूँ। अगर मुझे अपना वैलिडेटर स्क्रीन स्विच करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। ओहो! ओके, अगर मुझे किसी के लिए स्टैक करना है तो मैं इस डिटेल पेज से भी कर सकती हूँ। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्टैक करने के हर पेजेस पे। अगर मुझे मेरे फंड को स्विच करना है तो वो मैं इस सेक्शन से कर सकती हूँ, ओवरव्यू वाले सेक्शन से। और अगर मुझे विथड्रॉ करने हैं फंड्स तो वो भी मैं इस सेक्शन से कर सकती हूँ। तो ये सारी प्रोसेस है जो डेलीगेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं यूआई से, और अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, रिवॉर्ड को विथड्रॉ कर सकते हैं। डेलीगेटर के सारे जो भी सेक्शंस हैं, वो यूआई से ही परफ़ॉर्म होंगे। जैसे कि वैलिडेटर को सीएलआई पे जाना पड़ता है, बट डेलीगेटर के लिए सारे ऑप्शंस यूआई पे अवेलेबल हैं। सेम चीज़ आप डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी तक मेरा इतना जो भी रिवॉर्ड है वो जनरेट हो चुका है, जिनके लिए मैंने डेलीगेट किया है। मेरा डेलीगेटेड अमाउंट यहाँ पे भी शो हो रहा है। मेरा अभी तक टोटल कितने रिवॉर्ड बने हैं वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं और ओवरव्यू वाले सेक्शन पे भी जाके देख सकते हैं। ओके राजेश जी, यही था हमारी साइड से। अब आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं या फिर किसी के क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ये अभी जो हमारे पास वैलिडेटर हैं जहाँ हम है जैसे, तो वहाँ पे इनएक्टिव दिखता है। ऑन प्रोसेस ऑनबोर्डिंग बता रहा हूँ। जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जैसे मैं खुद एक वैलिडेटर हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं डेलीगेट कुछ करूँ, तो उसमें वैलिडेटर प्रोसेस मतलब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दिखाता है और डेलीगेट करने का ऑप्शन नहीं दिखता उसमें, मतलब वो इनएक्टिव दिखता है पूरा। ओके, तो अभी जो हमने आपको सारी प्रोसेस बताई है वो टेस्ट नेट पे बताई है। मेन नेट पे ये चीज़ तब ओपन होगी जब आप एक बार सब कुछ ट्राई कर लेंगे टेस्ट नेट पे, और आप एक अवेयर हो जाएँगे उस चीज़ से, वो चीज़ तब हम मेन नेट पे ओपन करेंगे। अभी मेन नेट पे ये सारी चीज़ें हाइड हैं, बट आप टेस्ट नेट को ट्राई कर सकते हैं, वैलिडेटर बन सकते हैं उस पे। सारी प्रोसेस जो अभी हमने आपको बताई है वो आप टेस्ट नेट पे परफ़ॉर्म करके फ़ैमिलियर हो सकते हैं उससे। ओके, अभी टेस्ट नेट चल रहा है पूरा ये। जी हाँ, अभी जो हमने आपको डेमो दिया वो टेस्ट नेट पे चल रहा है, बट जैसे ही मेन नेट की ऑनबोर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे तो आप सेम चीज़ मेन नेट पर भी कर पाएँगे। ओके, मतलब अभी कोई डेलीगेटर बनना चाहता है, एक्चुअल वो नहीं बन पाएगा अभी ना? जी नहीं, मेन नेट पे अभी नहीं बन पाएगा। पहले आपको टेस्ट नेट पे 1-2 बार ट्राई करके मतलब फ़ैमिलियर होना पड़ेगा उस चीज़ से, उसके बाद फिर हम मेन नेट की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, ओके, ओके। सो मैडम अभी मतलब जो लोग वैलिडेटर डेलीगेटर के लिए वोट करना चाह रहे हैं या एमएनटी डेलीगेटर में डालना चाह रहे हैं वो अभी नहीं डाल पाएंगे? जी नहीं, जैसे मेन नेट लाइव होगा, मतलब मेन नेट तो ऑलरेडी लाइव है बट आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट नहीं है अभी। तो जैसे ही ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होती है तब आप कर पाएँगे। ओके, तो मतलब हम लोग अपना जैसे ऑन वोटिंग कर लेंगे तो फिर वो लोग उस पर जाके वोट कर पाएंगे। जी हाँ। ओके, थैंक यू। क्वेश्चंस काफी कुछ होंगे, बट अभी इसमें मुझे ऐसे समझ में आया कि अभी सारे क्वेश्चंस हम लोग पार करें और उसको वापस समझें, क्योंकि जितना टेक्निकल अभी ये है शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इतना टेक्निकली होगा वो। उसको टाइम लगेगा। हम लोग वापस, मुझे लगता है फिजिकली बैठ के करने में ज्यादा थोड़ा इजी होगा। एक दो बार और समझेंगे हम लोग पहले।
तो मेरे साथ में हमारे सर हैं। मैं चाहूँगा अमर सर, मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा कंक्लूड करें। हेलो, गुड मेरी इवनिंग बात एवरीबॉडी। बहुत अच्छा सेशन रहा ये टेक्निकल सेशन जो आज वर्कशॉप के रूप में किया गया है आप लोगों को। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, क्लियर। ओके। तो आज जो ये वर्कशॉप हुआ है एक बहुत डिटेल वर्कशॉप है, टेक्निकल जरूर है लेकिन Recording इसमें क्या है चीजें और इजी होंगी आपको एक बार, क्योंकि ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। और क्योंकि शायद हम कई लोग इस अंदर में ये है जो पहली बार ब्लॉकचेन के अंदर में वैलिडेटर या डेलीगेटर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है समझने में। लेकिन एक 1-to-1 जो एक कांटेक्ट रहेगा वो एक प्रोसेस भी हम लोग जल्द से जल्द चालू करेंगे, जहां पर आप 1-to-1 अपनी जो डिफिकल्टी है, जो जितने भी डेलीगेटर्स है या वैलिडेटर्स है, उनको अगर डिफिकल्टी होती है तो सपोर्ट टीम आपको एक स्लॉट बुक करके 1-to-1 स्लॉट के अंदर में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेगी और ये आपकी जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करेगी। जहां तक कभी सिचुएशन का सवाल है, ये यही अपडेट है कि अभी बहुत जल्दी इसको टेस्टेड पर भी मेन नेट पे लाया जाएगा और ये मेन नेट पे कब लाने वाले हैं इसकी भी एक डेट अनाउंसमेंट बहुत जल्दी की जाएगी। इसके साथ साथ ये है कि देखिए, परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों न हो मिस्टर मिंट के लिए, मिस्टर इकोसिस्टम के लिए, मिस्टर मिंट हमेशा उन चीजों को, उन परिस्थितियों को, उन कठिनाई को सामने से फेस किया है और हमेशा करते हैं। हम मानते हैं कि आज की तारीख में एक कठिन समय चल रहा है हम सभी के लिए और खुशी की ये बात है कि मतलब एक बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए कि आज पूरी फैमिली, पूरी मिंट फैमिली एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना कर रही है। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सारी चीजें उसी तरह से सामान्य हो जाएंगी जिस तरह से सब पहले भी चल रही थी। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो ऑपरेशन का, जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, मेजरमेंट इकोसिस्टम का, स्टेपमेंट इकोसिस्टम का या ब्लॉकचेन का, या सारी चीजें ये उसी तरह से चल रही है जिस तरह से इसका रोड मैप बनाया गया है, जिस तरह से चीजें डिक्लेयर की गई है। हाँ, हमको एकजुट होना है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी हमारे पर एक विश्वास करके इस इकोसिस्टम के साथ में जुड़ी है, उनका कहीं भी कोई भी अहित न हो, कहीं भी कोई भी किसी तरह का उनका कोई नुकसान नहीं हो। इसी कारण हम कभी भी किसी भी दबाव में, किसी भी परिस्थिति में कहीं पर झुक कर काम नहीं करेंगे, उसका डट कर सामना करेंगे। और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि टेक्निकल चीज, हमारी जो डेवलपमेंट टीम है, जो टेक्निकल लोग हैं, वो इतने सक्षम है कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं इसके अंदर में, वैलिडेटर बनने में या डेलीगेटर बनने के अंदर में, वो सारी चीजें आपके लिए इतनी आसान कर देंगे कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा सारी चीजें समझने में। आज पहला सेशन था तो शायद एक पहला टेक्निकल नॉलेज हमको दिया गया है, तो हम हमारे लिए नई चीजें थी ये, तो शायद हमको कुछ डिफिकल्ट लगी, लेकिन चीजें डिफिकल्ट नहीं है, ये चीजें बहुत आसान है। थोड़ा इसमें समझने में आपको समय लगेगा, लेकिन एक सपोर्ट टीम आपको इसकी मदद करेगी। 1-to-1 भी हम उसके साथ में काम करेंगे, स्लॉट वाइज जो भी जिस तरह से एक प्लान बन रहा है बैक ऑफिस के अंदर में, उस तरह से 1-to-1 आपका स्लॉट लेकर आपको बताया जाएगा। अगर आपकी डिफिकल्टी है तो सारी डिफिकल्टी को दूर किया जाएगा। दूसरी बात ये मैं बोल रहा था कि परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों न हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेजरमेंट इकोसिस्टम के अंदर में हम कभी भी किसी भी दबाव में, किसी भी प्रभाव में झुककर हम किसी के सामने काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम साफ नीयत के साथ खड़े हैं, हम एक विजन लेके खड़े हैं और जो हमको किसी भी हालत में पूरा करना है। हम सबसे बड़ी हमारे लिए ताकत है हमारी कम्युनिटी। मैं हमारी कम्युनिटी पे गर्व करता हूं कि आज की हालत में भी वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से पहले भी खड़े हुए थे। और ये यकीन मानिए, बहुत कम समय में सारी चीजें उतनी ही सामान्य हो जाएंगी जितनी पहले थी। हाँ, जहां तक हमारी इकोसिस्टम का ऑपरेशन वाला एक जो पार्ट है, वो उसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। इसमें कभी
भी कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेजरमेंट इकोसिस्टम अब टोटली एक मतलब ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। मतलब डिसेंट्रलाइज की तरफ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में सिस्टम के अंदर में जो चीजें होनी है वो बिल्कुल कहीं पर भी कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं रुकेगी। और ये हमको एक बहुत अच्छा मौका है कि हम और बहुत स्ट्रांग होकर बाउंस बैक करेंगे। बस आप लोग किसी भी अफवाह पर, किसी भी नेगेटिव चीज पर उसको फैलाए नहीं। अगर आपके पास कोई अफवाह आती है तो आप उसको प्लीज फैलाए नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीज लोगों के दिमाग में घर करती है, पहले नेगेटिव चीजें इफेक्ट करती है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप चीजों को अगर हम अपडेट कर रहे हैं, हम आपको डेली आपके जो टॉप लीडर्स है उनको अपडेट किया जा रहा है कि क्या परिस्थिति है, कैसे सारी चीजों को हम संभाल रहे हैं। तो इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना है। ये डिफिकल्ट चीजें, टेक्निकल चीजें जो भी रहेंगी, सपोर्ट टीम आपके साथ में खड़ी हुई है, आपको पूरी सपोर्ट करेगी। और आपका जो भी डेलीगेटर है या वैलिडेटर है, आपको किस तरह से वो सेटअप करना है, वो सारी चीजें आपको आसानी से समझा दी जाएगी। और बाकी परिस्थितियां भी आपको डे टू डे इस चीजों की आपको अप टू डेट अपडेट मिलती रहेगी। आपके टॉप लीडर्स के साथ में आप संपर्क में रहिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, परिस्थितियां कठिन है, हमको उस कठिन परिस्थिति का सामना करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हम जवाब नहीं दे सकते, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, अफवाहों पर बिल्कुल मत जाइए और शांत रहिए, कम्युनिटी को इकट्ठा रखिए, पॉजिटिव रखिए। ये मिस्टर मिंट का एक अपना यूएसपी रहा है और हमेशा रहेगा। और हम एक नई तरह की कम्युनिटी बनाकर इस पूरे इकोसिस्टम को, पूरे इंडस्ट्री को हम लोग अपने आप को वहां पर पेश करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे को समय मिला, यहाँ पर आपसे बात करने का मौका मिला है और मैं समय समय पर आपसे बात करता रहूंगा। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर आपका गाइडेंस और आपका एक मोटिवेशन हमेशा चाहिए आपको। अभी जिस तरह से पूरा सर ने बताया कि हमें किसी भी तरह से किसी अफवाहों में जाना नहीं है, किसमें ध्यान देना नहीं है, और जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको अवॉइड कीजिए। अपना इकोसिस्टम मजबूती के साथ काम कर रहा है, हमारा कोई प्रोसेस या हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं है, ना रुक रहा है। आप लोग रेगुलरली आईडी लगा रहे हैं, आप उसका विड्रॉवल ले रहे हैं, आप जो भी प्रोसेस हमारा चल रहा है अभी ठीक, जिसका ब्लॉकचेन का ट्रेनिंग शुरू हो चुका है, आगे एआई का ट्रेनिंग होगा अगले वीक में, तो हमारा जो राजेश प्रोसेस है राजेश कंप्लीट चलेगा। एक मिनट, एआई के यस बारे में थोड़ा मैं बता दूं। फर्स्ट वीक के अंदर में एआई की लॉन्चिंग हो जाएगी। यस 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 सर। फर्स्ट यस वीक के अंदर में एआई की भी लॉन्चिंग जाएगी, उसकी भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। फर्स्ट वीक के अंदर में उसकी भी लॉन्चिंग हो जाएगी। बहुत जल्दी इसकी भी आपको समाचार मिल जाएगा और उसका ऑनलाइन ही लॉन्चिंग होगा। यस यस सर, थैंक यू। मतलब या मींस नेक्स्ट वीक हमारा एआई भी लॉन्च होगा, जो हमारे पूरे पाइपलाइन में चीजें हैं सब लाइव होगा, और जो हमारा इकोसिस्टम है एग्जैक्टली वैसा ही काम करेगा जैसे हमारा मैनेजमेंट ने पूरा प्लान किया हुआ है। सो बिंदास रहिए आप सब लोग, पूरा फोकस कीजिए वर्किंग में, एक एज ए करियर अपना करियर बनाइए। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग फिर रखेंगे, एक बार हम लोग टेक्निकल टीम से थोड़ा हम लोग मेन लीडर्स हम लोग बातचीत कर लेंगे कि इस चीज़ों को कैसे आसान बना सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा, हम इमीडिएट एक ट्रेनिंग फिर रखेंगे और इसको जल्दी से जल्दी सबको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए। रात में मिलिए 9 बजे अपना अपॉर्चुनिटी कॉल में। थैंक यू।